अध्याय 38 लड़ाई। अध्याय 38 लड़ाई। कृपया पढ़ें और सुझाव दें। आखिरकार सामान्य स्तर के योद्धाओं को कुछ क्षेत्रों में रखने से एक निश्चित सीमा तक उनकी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है, लेकिन इस निश्चित क्षेत्र में सिटी 003 कभी शामिल नहीं होगा। लेकिन ली यू के पास ऐसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ली यू को लुओ फैंग का पीछा करने देना और ली वेई से मिलने के लिए उसका इंतजार करना असंभव है ना? इसके अलावा भले ही वह ली वेई से मिले, ली यू की वर्तमान ताकत के साथ वह ली वेई के 2 अंगरक्षकों को हराने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन वह लुओ फैंग को हत्या करते हुए देखने के लिए थोड़ा अनिच्छुक महसूस कर रहा था। आखिरकार इस आदमी ने मुझे 1 दर्जन से अधिक बार मारा है। यदि आप स्वयं ऐसा नहीं करते तो अपने हृदय में छिपी घृणा को छिपाना कठिन है। लेकिन ऐसा करने के लिए आपको और अधिक मजबूत बनने की जरूरत है। और इसके लिए क्रिप्टन गोल्ड की आवश्यकता है। प्रति सिमुलेशन न्यूनतम 400 मिलियन की गांठी के साथ ली यू के पास शहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इसलिए हमने पूरी कोशिश की और सीधे शहर नंबर 003 पूर्व शंघाई को चुनने का फैसला किया। भाग्य और धन जोखिम के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। कुछ सामान तैयार करने के बाद ली यू अपना बैग लेकर अकेले ही राजमार्ग पर चल पड़ा। 2 दिनों तक राजमार्ग पर गाड़ी चलाने के बाद हम आधिकारिक तौर पर सिटी 003 के क्षेत्र में प्रवेश कर गए। अंधेरा हो चुका था और ली यू ने चांदनी का फायदा उठाकर जल्दी से अपने गंतव्य का फैसला कर लिया। उससे 2 किलोमीटर से भी कम दूरी पर एक मनोरंजन पार्क है। यह क्षेत्र काफी बड़ा है और आसपास घनी इमारतें हैं, इसलिए वहां बहुत सारे राक्षस होने चाहिए। निर्णय लेने के बाद ली यू ने और अधिक देर नहीं की और तेजी से तथा सावधानी से रास्ते पर आगे बढ़ गया। उसने अपने हाथ में रक्त-छाया ब्लेड को कसकर पकड़ रखा था और उसका पूरा शरीर पूरी तरह से खींची हुई धनुष की डोरी की तरह था, हर समय तनाव में। गर्जन। मर जा, जानवर। दूर शहर के केंद्र से एक गगनभेदी गर्जना आई और वह अचानक एक मानव की क्रोधित चीख के साथ बंद हो गई। जाहिर है, शहर की दिशा में एक भगवान स्तर का राक्षस एक युद्ध देवता स्तर के योद्धा के साथ लड़ रहा था। लेकिन ली यू पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वह तेजी और सावधानी से आगे बढ़ता रहा। दूरी 2 किलोमीटर से भी कम थी। आमतौर पर ली यू जैसा सामान्य स्तर का योद्धा पल भर में मंजिल तक पहुंच जाता था, लेकिन यहां उसे पूरे 20 मिनट लग गए। रास्ते में उन्हें कई उच्च स्तरीय पशु सैनिक स्तर के राक्षसों का भी सामना करना पड़ा। जब ली यू ने देखा कि बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो उसने जल्दी से हमला किया और एक ही बार में उनका सिर काट दिया। फिर उन्होंने सामग्री एकत्र करने के लिए रुकने की भी हिम्मत नहीं की और जल्दी से चले गए। अन्य राक्षसों द्वारा देखे जाने का डर। इस समय 1 सेकंड की भी देरी से घेराबंदी की संभावना बढ़ जाएगी। उस समय तक ली यू की वर्तमान ताकत के साथ वह एक पल में अनगिनत राक्षसों द्वारा टुकड़ों में फाड़ दिया जाएगा। गंतव्य पर पहुंचने के बाद ली यू ने सावधानीपूर्वक रहने के लिए उपयुक्त स्थान की तलाश की। सिटी 014 में पहले की तरह ही यह एक ऊंची इमारत के केंद्र में स्थित था। इतना ही। लक्ष्य निर्धारित करने के बाद ली यू जल्दी से ऊपर चला गया। इस दौरान उसने एक ही तलवार से कई पशु सैनिक स्तर के राक्षसों का सिर काट डाला, जब तक कि वह आवासीय भवन की 12वीं मंजिल पर नहीं पहुंच गया, जैसा कि सिटी 003 से उम्मीद थी। 12वीं मंजिल के मध्य में 70 वर्ग मीटर से अधिक के एक घर में ली यू ने चेतावनी के तौर पर जल्दी से एक जाल बिछाया और फिर भारी सांस लेते हुए फर्श पर बैठ गया। रास्ते में उसने जितने सामान्य स्तर के राक्षस देखे, उनकी संख्या उससे कहीं अधिक थी जब वह और फॉक्स बरियल स्क्वाड सिटी 014 गए थे। भले ही यह इस हद तक न हो कि जानवरों के जनरल कुत्तों के लॉर्ड्स जितने आम न हो, फिर भी यह बहुत पीछे नहीं है। एक नजर में उन्हें केवल सामान्य स्तर के राक्षस ही दिखाई दिए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दक्षिण पूर्व सैन्य क्षेत्र जियांगन बेस सिटी उत्तर सैन्य क्षेत्र से बहुत बड़ा है। मुझे मेंग यान को पहले ही आने के लिए कह देना चाहिए था। ली यू ने अपने होठों को भींच लिया और अपने दिल में सोचने से खुद को नहीं रोक सकी। लेकिन अब जब बात यहां तक पहुंच गई है तो हम केवल शांति से एक दूसरे का सामना कर सकते हैं। अपने द्वारा बिछाए गए जाल को सावधानीपूर्वक पार करते हुए ली यू हाथ में ब्लड शैडो ब्लेड लेकर 13वीं मंजिल पर चला गया। 13वीं मंजिल पर सभी राक्षसों को साफ करें। फिर उन्होंने 14वीं मंजिल से 13वीं मंजिल तक जाने वाले गलियारे पर नजर रखी और जाल बिछाया। परत 11 के लिए विधि ऊपर बताई गई है। आखिरकार ली यू अकेला है और जब वह आराम कर रहा होता है तो उसे निगरानी रखने में मदद करने वाला कोई नहीं होता है, इसलिए इन चीजों को करते समय बहुत सावधानी नहीं बरती जाती है। इसके अलावा ये जाल स्वयं दुश्मन को हराने के लिए जिम्मेदार नहीं है, लेकिन ट्रिगर होने पर जो ध्वनि होती है वह ली यू को तैयार रहने और जल्दबाजी में जवाबी हमले से बचने में मदद करती है। यह सब करने के बाद ली यू ने राहत की सांस ली, आपूर्ति से भरे बैग पर झुक गया, अपनी आंखें बंद कर लीं और आराम किया। लेकिन फिर भी उसका हाथ अभी भी रक्त-छाया ब्लेड के मूठ को कसकर पकड़े हुए था। सुबह के शुरुआती घंटों में जैसे ही आसमान में उजाला होने लगा, ली यू ने आंखें खोली, उठकर बालकनी की ओर चला गया। जैसे ही कड़कती ठंडी हवा उसके चेहरे पर लगी, उसकी नींद खुल गई। अब शुरू करने का समय आ गया है। ली यू ने अपने होठों को भींचा, रक्त-छाया ब्लेड उठाया, कल रात बिछाए गए जाल से सावधानीपूर्वक बचा और फिर जल्दी से नीचे चला गया। शहर 003 वास्तव में खतरनाक है, लेकिन तर्क शहर 014 के समान है। जैसे जैसे जानवर जनरल स्तर के राक्षसों की संख्या बढ़ेगी, उन्हें मारने की कठिनाई भी कम हो जाएगी।
आखिर काउंटी और कस्बों में ऐसा कोई भी सामान्य पशु राक्षस नहीं है जिसकी रक्षा 100 या 80 पशु सैनिक पशु राक्षसों द्वारा न की जाती हो। बलवान भी उन्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं कर सकते। आखिरकार अगर हम सचमुच जानवरों के एक समूह से घिरे होते तो हम खत्म हो जाते। लेकिन यहाँ कई जानवर सामान्य स्तर के राक्षस हैं और कमजोर लोग आते ही मर सकते हैं, लेकिन मजबूत के लिए शिकार की कठिनाई बहुत कम हो जाती है। यही अवसर है। मनोरंजन पार्क में सावधानी से घूमें। कमजोर जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों की तलाश करें जो जानवर सैनिक स्तर के राक्षसों द्वारा संरक्षित नहीं है, फिर उन्हें अपनी पूरी ताकत से मार डालें, सामग्री इकट्ठा करें और जल्दी से छोड़ दें। इस तरह ली यू पूरे 8 दिनों तक मनोरंजन पार्क में रही। 8 दिनों में ली यू ने लगभग 30 जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों को मार डाला। हालांकि वे सभी प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस हैं। आइए हम आपूर्ति आधार पर वापस जाएं और देखें कि हम कितना बेच सकते हैं। भरे हुए बैग को देखते हुए ली यू ने देर नहीं की। उसने अपने हाथ में रखे उच्च ऊर्जा वाले भोजन को चबाया, फिर अपना बैग पहना और जल्दी जल्दी और सतर्कता से नीचे चला गया। यह राजमार्ग से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। ली यू ने दूर से राजमार्ग को देखा, खुद को शांत किया, नीचे झुका और तेजी से राजमार्ग की ओर चल दिया। ली यू तेजी से 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर चल पड़ा। जैसे ही उसने पक्की सड़क पर कदम रखा, ली यू के अंदर का तनाव धीरे धीरे कम हो गया। लेकिन आखिरकार यह अभी भी एक जंगली इलाका है। ली यू ने बस थोड़ा आराम किया और फिर दक्षिण पूर्वी सैन्य क्षेत्र के आपूर्ति अड्डे की ओर चल पड़ा। ली यू को लगा कि उसके पीछे बैग में रखे लगभग 30 सामान्य स्तर के राक्षसों की सामग्री का मूल्य कम से कम 200 मिलियन चीनी युआन था, है ना? ली यू के पास पहले से ही 190 मिलियन चीनी युआन है तथा 390 मिलियन की गांठीकृत धनराशि 1 टन सोना प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? तब आपको जीवन का अनुकरण करने का मौका मिलेगा। चाहे आप इसका उपयोग सीधे जीवन को अनुकरण करने और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए करें या इसे शीर्ष पर लौटने के लिए एक लगातार कार्ड के रूप में उपयोग करें, यह आप पर निर्भर है। अध्याय 39 महान व्यक्ति कौन है? कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। श्री ली यू, क्या आप निश्चित हैं कि सभी भुगतान सोने में किए जाने चाहिए? बीजिंग के आधार शहर में HR एलायंस से सामग्री खरीदने के प्रभारी व्यक्ति ने अपने सामने खड़े युवक को देखा, वह थोड़ा स्तब्ध था। यह उसके जीवन में पहली बार था कि उसने ऐसा पागल व्यक्ति देखा था। 27 जानवर सामान्य स्तर के राक्षस जिनका कुल भौतिक मूल्य 200 मिलियन से अधिक है। क्या वह वास्तव में यह सब सोने के बदले में बदलना चाहता है? नहीं। ली यू, जो HR एलायंस के प्रमुख के सामने बैठे थे, ने अपना सिर हिलाया और एक बैंक कार्ड आगे बढ़ा दिया। इस कार्ड पर अभी भी 200 मिलियन है, कुल 400 मिलियन। मैं जितना हो सकेगा उतना खरीदूंगा। ली यू ने अपने होंठ भींच लिए। सिटी 003 छोड़कर दक्षिण पूर्वी सैन्य क्षेत्र के सप्लाई बेस पर लौटने के बाद उसने सप्लाई बेस पर राक्षसों की लाशें तुरंत बेचने का फैसला नहीं किया। इसके बजाय वे सीधे ट्रेन से दक्षिण पूर्व सैन्य क्षेत्र के सबसे निकट स्थित बेस शहर पहुंचे, जो सबसे बड़ा भी था, बीजिंग आधार शहर। फिर वह एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल गया और एक अपेक्षाकृत सस्ते प्राइमरी बीस जनरल से सामान बेचा। प्राइमरी जनरल की योद्धा पहचान प्रमाणित करने के बाद वह सीधे HR अलायंस मॉल गया। प्रभारी व्यक्ति के साथ कीमत पर सहमति होने के बाद उसने उन्हें अपनी आवश्यकताएं बताईं। सोने की जांच। सोने की वर्तमान बाजार कीमत के अनुसार, जो 400 प्रति ग्राम है, राक्षस सामग्री और 200 मिलियन नकद के साथ आपको मुझे 1000 किलोग्राम सोना देना चाहिए। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? ली यू ने अपना मोबाइल फोन निकाला, वर्तमान अंतरराष्ट्रीय सोने की कीमत देखी, उसे मेज पर रखा और आगे बढ़ा दिया। बेशक आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन महोदय, क्या आप वाकई इन 400 मिलियन नकदी को सोने में बदलना चाहते हैं? HR एलायंस के प्रमुख ने पुनः पूछा। 1000 किलोग्राम या 1 टन सोना एक बहुत बड़ी संपत्ति है, चाहे वह महान निर्वाण काल से पहले हो या अब। अन्यथा संकट के समय में स्वर्णिम समय और समृद्ध समय में प्राचीन वस्तुएं जैसी कहावत नहीं होती। लेकिन इसे बाहर निकालना असंभव नहीं है। आखिरकार सोने का महत्व अब उतना नहीं रहा जितना महानिर्वाण काल से पहले था। इसके विभिन्न कार्यों को उपयुक्त मिश्र धातुओं से बदला जा सकता है। मैं इस बात की पुष्टि करता हूं। ली यू ने तुरंत जवाब दिया। ठीक है सर, कृपया मेरा इंतजार करें, मैं नेता से बात करता हूं। ठीक है। आधे घंटे बाद ली यू अपने हाथ में एक बड़ा सूटकेस लेकर फिर से HR एलायंस मॉल के दरवाजे से बाहर निकला। एक सूटकेस लेकर वह एक होटल में गया, कमरे में चेक इन करने के लिए अपना योद्धा ID निकाला और फिर सूटकेस खोला, जो करीने से सजाए गए सोने की ईंटों से भरा हुआ था। प्रत्येक सोने का टुकड़ा 50 किलोग्राम का है और इसकी कीमत 20 मिलियन चीनी युआन है। यह 1 टन सोना है। ली यू ने एक सोने की पट्टी उठाई और उसे संक्षेप में तौला और वह आह भरने से खुद को रोक नहीं सकी। यदि मेरे पिछले जन्म में इनमें से एक भी मेरे पास होता तो मुझे एक हद तक वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती, है ना? लबालब भरना। रिचार्ज सफल, वर्तमान शेष 1.0475। क्या सिम्स खोलना है? मेरे दिमाग में सिस्टम ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सिम्स चालू करो। ली यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के 10 सिम्स को चुना। उन्होंने पहले भी इस पर विचार किया था, इस बार सिम्स की संख्या को तुरुप का पत्ता मान लिया। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक आपका सामना ऐसे शत्रु से न हो जिसे आप पराजित न कर सकें और तब तक उससे लड़ें जब तक आप थक न जाएं, फिर उसका प्रयोग करें। लेकिन इस बारे में सोचने के बाद मैंने अंततः इस विचार को फिलहाल त्याग दिया। अभी आप जीवन का अनुकरण सीमित संख्या में कर सकते हैं, इसलिए अपनी स्वयं की शक्ति में सुधार करने को प्राथमिकता देने का प्रयास करें। शब्द मेरी आंखों के सामने प्रकट हुए।
21 साल की उम्र में आप पहले से ही एक जूनियर जनरल स्तर के योद्धा हैं। सिटी 003 में आप राक्षसों का शिकार करके और खुद को मजबूत बनाकर पैसा कमाते हैं। 22 साल की उम्र में आप शहर 003 में राक्षसों का शिकार कर रहे थे, तभी अचानक एक युद्ध देवता स्तर के योद्धा ने आपकी जांच की। आपको पता चला कि लियाओ ने हत्यारे के लिए 100 अरब युआन का इनाम रखा था। राजधानी के बेस शहर में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल की मदद से आपने खुद को संदेह से मुक्त कर लिया। 23 वर्ष की आयु में एक उन्मत्त हत्याकांड के दौरान आपकी शक्ति मध्य स्तर के सामान्य स्तर पर पहुंच गई और आपके शरीर की गतिविधियां सूक्ष्म स्तर पर पहुंच गईं। 24 साल की उम्र में शहर 003 में एक छोटे से जानवर का ज्वार आया। उस समय आप ज्वार का सामना कर रहे थे। अनगिनत राक्षसों की घेराबंदी में आप टुकड़े टुकड़े हो गए। सिमुलेशन के अंत में आप पुरस्कार के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक चुन सकते हैं। 1. 24 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट क्षेत्र। 2. 24 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट का ज्ञान। 3. मृत्यु से आधे दिन पहले की स्मृति। लियू कुछ पंक्तियां पढ़कर ही अचंभित रह गई। 22 वर्षीय युवक का संदेश देखने के बाद ही उसे अचानक एहसास हुआ कि ली वेई अगले साल की शुरुआत में लुओफैंग के हाथों मर जाएगा। इसके बाद लियाओ और उनकी चाची ने 100 अरब चीनी युआन का भारी इनाम घोषित कर दिया। वाह! लियू को उसके जीवन अनुकरण में हर बार 24 वर्ष की आयु होने पर कौन मारता है? यह असंभव है कि ली वेई अपनी बहन के निधन के बाद भी उसे घूर रहा हो, है ना? यह महान व्यक्ति कौन है? लियू के मन में कई सवाल उठे और वह उस समय को याद करने लगा जब उसने 3 को चुना था और सिम्स में मृत्यु से पहले के आधे दिन की स्मृति उसके दिमाग में उभर आई। एक युवा जिसकी ताकत जूनियर जनरल स्तर के आसपास है। उनके साथ 2 अंगरक्षक भी थे जो कम से कम उच्च स्तर के योद्धा थे। पसंद करना। वास्तव में ऐसा कोई फुटेज नहीं है जो यह साबित कर सके कि दूसरा व्यक्ति ली वेई है। मुझे याद है कि उस युवक को देखने के बाद उसने अपना परिचय नहीं दिया, बल्कि सीधे तौर पर अपनी दोनों बहनों को रखेल के रूप में ले जाना चाहा। जब वह असहमत हुआ तो उसने लड़ाई शुरू कर दी और अंततः उसके 2 अंगरक्षकों ने उसे मार डाला। वास्तव में यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि दूसरा पक्ष ली वेई है। ली यू ने पहले मनमाने ढंग से मान लिया था कि यह महान व्यक्ति ली वेई था, मुख्यतः क्योंकि वह उसकी स्मृति में शर्तों को पूरा करता था। 2 उच्च स्तरीय जनरल स्तर के अंगरक्षक, स्वयं एक जनरल स्तर का योद्धा और एक बेईमान युवक। लेकिन दूसरी ओर जो लोग इन शर्तों को पूरा करते हैं, यह काफी ज्यादा लगता है। आइए पहले दिखावे की बात करते हैं। 20-25 साल के नौजवानों और 20 के शुरुआती दशक के नौजवानों के दिखावे में ज्यादा फर्क नहीं होता। 20-25 साल के नौजवानों में से बहुत कम ही युद्ध सेनापति के स्तर तक पहुंच पाए हैं, लेकिन 20-25 साल के ज्यादातर नौजवान युद्ध सेनापति के स्तर तक पहुंच चुके हैं। विशेष रूप से कुलीन परिवारों के बच्चों के लिए प्रौद्योगिकी और खजाने के समर्थन से सामान्य स्तर तक पहुंचना आसान है। जहां तक उच्च स्तरीय जनरल स्तर के अंगरक्षकों की बात है तो उनका जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। कुलीन परिवारों के लिए जनरल स्तर कुछ भी नहीं है। मूल उपन्यास की तरह वांग परिवार के कुलीन वंशजों ने लुओ फैंग को शूशिन से दूर रहने की चेतावनी दी थी। दूसरी पीढ़ी के एक छोटे से अमीर लड़के का 4 सामान्य स्तर के योद्धाओं द्वारा पीछा किया गया था। इसलिए भले ही आप युद्ध के देवता हों, आपको पर्याप्त शक्ति के सामने झुकना होगा। तो अब केवल अंतिम व्यक्ति ही बचा है जो बेस शहर में एक्सट्रीम डोजो के प्रतिभाशाली सदस्यों को बिना रोक टोक के मार डालता है। यह भी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। इसी कारण ली यू ने सोचा कि यह उपकारक ली वेई था। आखिरकार युवा लोगों के लिए, विशेष रूप से ली वेई जैसे बिगड़ल दूसरी पीढ़ी के अमीर बच्चों के लिए, परिणामों पर विचार किए बिना काम करना सामान्य बात है। लेकिन अब ली वेई की संभावना समाप्त हो गई है। यह महान व्यक्ति कौन है? अध्याय 40। क्या यह मेरा भाई यू नहीं है? कृपया पढ़ें और अनुशंसा करें। काफी देर तक सोचने के बाद भी ली यू इस कुलीन व्यक्ति की पहचान नहीं समझ पाया। उसने अपना सिर हिलाया और बस सोचना बंद कर दिया। जब दुश्मन आएगा तो हम सैनिकों से उसका मुकाबला करेंगे, जब पानी आएगा तो हम उसे मिट्टी से रोक देंगे। पहले खुद को मजबूत बनाओ और जब आप युद्ध के देवता के स्तर तक पहुंच जाते हैं तो ली यू को विश्वास नहीं होता कि दूसरी पीढ़ी का अमीर आदमी अभी भी उसे मार सकता है, बदला लेने के लिए। हालांकि ली यू को दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी, लेकिन उसे दूसरे पक्ष का रूप रंग याद था। चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, ली यू देर सवेर उससे हिसाब बराबर कर ही लेगा। ली वेई के बारे में क्या? ली यू को अब कोई परवाह नहीं है। चूंकि वो नहीं है, इसलिए उससे हिसाब किताब करने की कोई जरूरत नहीं है। जब समय आएगा तो बस लुओ फैंग को उसे मारते हुए देखना। आखिरकार यह चीज वास्तव में अच्छी चीज नहीं है और इसे रखना एक आपदा होगी। और उनकी मृत्यु के बाद लियाओ और उनकी चाची ने 100 अरब चीनी युआन का भारी इनाम जारी किया। लियू अभी भी थोड़ा ईर्ष्यालु था। 100 अरब। वर्तमान विनिमय दर के अनुसार 100 बिलियन चीनी युआन को सोने में परिवर्तित करने पर यह ठीक 250,000 किलोग्राम या 250 टन होता है। लियू के लिए, जो एक जनरल के स्तर पर है, 250 सिमुलेशन करना पर्याप्त है। इससे कौन मोहित नहीं होगा? बेशक 250 टन। यह संभवतः चीन के स्वर्ण भंडार की कुल राशि है। आखिरकार महान निर्वाण काल की शुरुआत के साथ सोने का महत्व अब नहीं रहा और कम लागत और बेहतर प्रभाव वाले विभिन्न मिश्र धातुओं ने इसका स्थान ले लिया और अंततः यह हीरे की तरह एक आभूषण बन गया। इसलिए पृथ्वी पर बचे हुए देश अब सतह के नीचे सोने के अयस्क की खुदाई नहीं करते हैं। वर्तमान स्वर्ण भंडार भी महान निर्वाण काल से पहले के स्वर्ण भंडार हैं। हालांकि बड़े शहरों के खंडहरों में ढेर सारे सोने के आभूषण बिखरे पड़े होने चाहिए।
जब बाजार में सोना न मिल सके तो हम लोगों को संगठित करके उसकी खोज कर सकते हैं। मैं एक चुनूंगा। अपना सिर हिलाते हुए और अपने मन में चल रहे यादृच्छिक विचारों की परवाह न करते हुए ली यू ने सिस्टम को देखा, 24 वर्षीय युवक के मार्शल आर्ट क्षेत्र और मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि को देखा और एक विकल्प चुना। 1. मार्शल आर्ट का क्षेत्र। इंटरमीडिएट सामान्य स्तर। जहां तक मार्शल आर्ट की अंतर्दृष्टि और शरीर की गतिविधियों के सूक्ष्म स्तर को चुनने की बात है, हालांकि यह कुछ हद तक आकर्षक था, ली यू ने अंत में हार मान ली। एक बल 10 कौशलों को तोड़ सकता है। एक प्राथमिक सेनापति और एक मध्यम स्तर के सेनापति के बीच के अंतर को सूक्ष्म शरीर कौशलों से पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे ही सुन्नता समाप्त हुई, ली यू की शारीरिक फिटनेस फिर से बढ़ गई, जब तक कि वह मध्य स्तर के जनरलों के बीच मुख्यधारा के स्तर तक नहीं पहुंच गई। ली यू क्योटो बेस सिटी में केवल एक दिन रुके। पर्याप्त आराम करने के बाद वे दक्षिण पूर्वी सैन्य क्षेत्र के आपूर्ति बेस पर लौट आए। संसाधनों की पूर्ति करने के बाद वह ब्लड शैडो ब्लेड के साथ पुनः सिटी 003 में प्रवेश कर गया। लेकिन इस बार हम उस मनोरंजन पार्क में नहीं गए जहां हम पहले गए थे, बल्कि हमने वैंके ड्रीम सिटी नामक एक समुदाय को चुना। वह यहां लुओ फैंग से मिलने की उम्मीद कर रहा था और शहर के स्वामी लुओ उसे खेलने के लिए बाहर ले जाएंगे। आखिरकार वह अभी मध्य स्तरीय सामान्य स्तर पर पहुंचा है, जबकि नगर स्वामी लुओ अब उच्च स्तरीय योद्धा स्तर पर है। इस तर्क के अनुसार कि आध्यात्मिक गुरु 2 स्तर ऊपर है, लुओ फैंग की वर्तमान आध्यात्मिक गुरु शक्ति मध्य स्तरीय सामान्य स्तर पर है। हालांकि समान स्तर के अध्यात्मवादी सामान्य योद्धाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं, और यह तो लुओ फैंग के उत्थान की शुरुआत मात्र है। इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा जब लुओ फैंग की योद्धा शक्ति प्राथमिक सामान्य स्तर तक पहुंच जाएगी और उनके आध्यात्मिक गुरु उन्नत सामान्य स्तर पर होंगे। इसी समय मेरी मुलाकात ली वेई से हुई। तुरंत ही 4 जनरल स्तर के योद्धाओं को मार गिराया, जिनमें से 2 उच्च स्तर के जनरल थे। यह एक मानसिक रोगी का आतंक है। ली यू ने भी द सिम्स में एक मनोवैज्ञानिक बनने की कोशिश की, लेकिन अंत में वह बच गया और उसके पास अभी भी कोई रास्ता नहीं था। यहां मौजूद प्रतिभा के साथ वह क्या कर सकता है? इस गणना के अनुसार लुओ फैंग जल्द ही मुझसे आगे निकल जाएगा। ली यू ने अपना सिर हिलाया। जो लोग धोखेबाजी करते हैं वे उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ पाते जितना वे जो नहीं करते। यह देखकर तो यह कुत्ता भी सिर हिला देगा। हाईवे पर 2 दिन गाड़ी चलाने के बाद ली यू अपने गंतव्य वान के फैंटेसी सिटी पहुंच गया। एक आवासीय इमारत की 12वीं मंजिल को विश्राम स्थल बनाकर उसने उसके चारों ओर जाल बिछा दिए। फिर उसने सामान एक तरफ रख दिया और आराम करने लगा। सिटी 003 में प्रत्येक कार्य से यह सुनिश्चित होना चाहिए कि व्यक्ति सर्वोत्तम स्थिति में हो। अगर आप अपनी जान जोखिम में भी डालें तो भी आपको सावधान रहना होगा, वरना इसे जान जोखिम में डालना नहीं बल्कि आत्महत्या करना कहते हैं। दूसरी ओर सिटी लॉर्ड लुओ और फायर हैमर स्क्वाड भी ट्रेन लेकर आधिकारिक तौर पर सिटी 003 में प्रवेश कर गए। बुनियादी आपूर्ति को फिर से भरने के बाद वे वान के फैंटेसी सिटी की ओर भागे, जहां ली यू। जैसा कि सिटी 003 से उम्मीद थी, यह अद्भुत है। वान के फैंटेसी सिटी के पास योद्धाओं की एक टीम चुपचाप घुस गई, एक आवासीय इमारत ढूंढी और तुरंत अंदर चली गई और अंततः 11वीं मंजिल पर एक घर को स्थायी विश्राम स्थल के रूप में इस्तेमाल किया। तभी उसे अभी हुई लड़ाई याद आ गई। उसका चेहरा उत्साह से भर गया। मैंने सुना था कि यह खतरनाक है, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना खतरनाक होगा। एक हटे कट्टे आदमी जिसके हाथ में एक बड़ा सा हथियार था की आंखें चमक रही थीं। हम बहुत सावधान थे, फिर भी हमें एक नौसिखिए सामान्य स्तर के राक्षस से लड़ना पड़ा। यह तो सिर्फ उपनगर है, शहर का केंद्र कितना भयानक होगा। डाउनटाउन। हाथ में तलवार लिए अग्रणी कप्तान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यहाँ तो मिश्रित स्थिति है, जहाँ अक्सर बड़े मगरमच्छ दिखाई देते हैं। युद्ध देवता स्तर के योद्धा और प्रभु स्तर के राक्षस प्रचुर मात्रा में हैं। भूमि पर राक्षस, समुद्र पर उतरने वाले राक्षस, दुनिया भर के प्रमुख आधार शहरों से युद्ध देवता स्तर के बलवान और मेरे देश चीन से युद्ध देवता स्तर के बलवान। यदि आपके पास युद्ध के देवता जैसी शक्ति नहीं है तो वहां जाकर आप मौत को दावत दे रहे होंगे। कप्तान की बातें सुनने के बाद नीचे बैठे सभी टीम सदस्यों ने जोर से सिर हिलाया। सब लोग शयन कक्ष में जाकर आराम करो, अपना सिर बाहर मत दिखाना। शयन कक्ष की खिड़कियां छोटी हैं और पक्षी जैसे राक्षस अंदर नहीं आ सकते। आज चेंगू और वेई टाई बारी बारी से निगरानी रखेंगे। कैप्टन ने इधर उधर देखा और जल्दी से इंतजाम किया। फिर पहरे पर तैनात 2 लोगों को छोड़कर बाकी सब आराम करने के लिए बेडरूम में चले गए। आखिरकार सिटी 003 में यदि आप अच्छी स्थिति बनाए नहीं रखते हैं और एक मुश्किल राक्षस का सामना करते हैं तो यह आपकी मौत का कारण बनने की बहुत संभावना है। जो ऊंट की पीठ तोड़ता है वह हमेशा आखिरी तिनका होता है। लेकिन जैसे ही सभी लोग शयन कक्ष में दाखिल हुए, उन्होंने वेई टाई को, जो बाहर रात्रि पहरेदारी के पहले दौर का प्रभारी था, चिल्लाते हुए सुना, वॉक। क्या गलत? कप्तान ने तलवार हाथ में पकड़ी हुई थी और वह घबराया हुआ लग रहा था। वहां नीचे एक योद्धा राक्षसों का शिकार कर रहा है। वेई टाई ने तुरंत जवाब दिया और फिर कई लोग जो पहले से ही बेडरूम में थे बाहर आए, दूरबीन निकाली और वेई टाई द्वारा बताई गई दिशा में देखा। काले रंग की लड़ाकू वर्दी पहने और रक्त छाया तलवार पकड़े एक आकृति दिखाई दी। कम से कम मध्य स्तर का सामान्य स्तर। कप्तान ने राक्षस की ताकत का अंदाजा तब लगाया जब उसने देखा कि कैसे वह एक प्राथमिक पशु सामान्य स्तर के राक्षस का सिर एक तलवार से साफ साफ काट रहा है और फिर जल्दी से सामग्री इकट्ठा करके उसे बाहर निकाल रहा है। इंटरमीडिएट सामान्य स्तर। भाई यू। लुओ फैंग ने अपने चेहरे पर उलझन की झलक के साथ खुद से कहा।
क्या आप लुओ फैंग को जानते हैं? हाँ, वह योद्धा व्यवहारिक परीक्षा के लिए मेरे ही बैच में है। उसकी ताकत एक जनरल के स्तर तक पहुंच गई है, लेकिन वह यहाँ क्यों है? लुओ फैंग को थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ। क्या ली यू ने नहीं कहा था कि वो अकेला भेड़िया बनेगा? वो सिटी 003 में कैसे आ सकता है? उसके लिए अकेले सिटी 003 में आना असंभव है। क्या यह पागलपन है? अध्याय 41 अस्थायी रूप से फायर हैमर स्क्वाड में शामिल होना कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। क्या आप अपने ही बैच के भावी योद्धाओं के लिए युद्ध परीक्षण ले रहे हैं? कप्तान दंग रह गया। लुओ फैंग ने आनुवंशिक ऊर्जा के अपने पहले अभ्यास के दौरान सफलतापूर्वक अपनी पंचिंग शक्ति को 2000 किलोग्राम तक बढ़ा लिया और कठिन प्रशिक्षण के बाद उनकी ताकत उन्नत योद्धा स्तर तक पहुंच गई। फिर एक मनोवैज्ञानिक की प्रतिभा और विशेषताओं पर भरोसा करते हुए वह एक मध्यम स्तर के जनरल के बराबर बन सकता है। यद्यपि यह प्रक्रिया थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है, लेकिन यह उचित सीमा के भीतर ही है। मेरे सामने यह व्यक्ति क्या बकवास है? भावी योद्धाओं के लिए युद्ध मूल्यांकन समाप्त हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और वह पहले ही एक मध्यम स्तर के जनरल की ताकत तक पहुंच गया था। और वह एक सामान्य योद्धा की तरह दिखता है, न कि एक मानसिक रोगी की तरह। यदि उसने इस स्तर की आनुवंशिक औषधि जैसी औषधि नहीं ली होती, जिसने उसकी क्षमता को बढ़ा दिया, तो वह एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति होता। इस बात की बहुत संभावना है कि भविष्य में आप युद्ध देवता स्तर के योद्धाओं की श्रेणी में प्रवेश कर सकेंगे। यह सही है। सबसे पहले अंकल वू ने मेरे लिए भाई यू के साथ जंगल क्षेत्र में जाने की व्यवस्था की थी। लुओ फैंग को ली यू के बारे में सीमित जानकारी थी, इसलिए उन्होंने अपने शब्दों को थोड़ा व्यवस्थित किया और कहा। उस समय भाई यू की योद्धा टीम के सदस्य शहर से लौटे ही थे और तुरंत जंगल में लौटने के लिए अनिच्छुक थे, इसलिए मैं फायर हैमर टीम में आ गया। इसलिए हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए, अन्यथा हमें लुओ फैंग जैसा खजाना कैसे मिल पाता। बंदूक पकड़े हुए हटे कट्टे आदमी ने हंसते हुए लुओ फैंग के कंधे पर जोर से थपथपाया। दूसरे शब्दों में, वह सिटी 003 में अकेले आया था। कप्तान की आंखों में अविश्वास का भाव था और वह हट्टा कट्टा आदमी जो मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे अपनी मुस्कान गायब कर दी। सिटी 003 जैसी जगह पर अकेले भेड़िए की तरह आना, यह युद्ध देवता स्तर के योद्धाओं के लिए एक विशेष उपचार है। कप्तान और अन्य लोग ली यू को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा टिप्पणी नहीं की। वे मन ही मन बस यही कह पाए, जितना ज्यादा कुशल उतना ज्यादा बहादुर। तुम लोग आराम करो और सतर्क रहो। चेंगू, मेरी बंदूक पकड़ने में मेरी मदद करो और अतिरिक्त सहायता के लिए तैयार रहो। कप्तान ने एक पल के लिए सोचा और जब उसने देखा कि ली यू ने फिर से कार्रवाई की है, एक प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस को एक ही वार में बड़े करीने से सिर काट दिया और सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया, तो उसने जल्दी से व्यवस्था की। फैंगजी, मेरे साथ आओ और इस ली यू से मिलो। आखिरकार हम उसे पहले ही देख चुके हैं, इसलिए नमस्ते न कहना अफसोस की बात होगी। हो सके तो उसे हमारे फायर हैमर में भर्ती कर लो। इस तरह सुरक्षा और दक्षता दोनों में काफी सुधार हो सकता है। अच्छा। हालांकि इस अवधि के दौरान हत्या से मुझे बहुत लाभ हुआ है, लेकिन इससे मेरी ताकत में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। एक बड़ी सुपरमार्केट श्रृंखला में एक युवा व्यक्ति एक विशाल जंगली सुअर के शव को घसीट कर ले गया और फिर हल्की सी आह भरते हुए शव से मूल्यवान सामग्री एकत्रित की। इन 5 दिनों में उसने कई पशु जनरल स्तर के राक्षसों को मार गिराया, जो लगभग उतनी ही कुशलता थी जितनी उन 10 दिनों में जब वह प्राथमिक युद्ध जनरल स्तर पर था। हालांकि इन लड़ाइयों से ली यू को ज्यादा मदद नहीं मिली। आखिरकार उसने केवल प्राथमिक पशु जनरलों को ही मारा था। आप अप्रत्याशित तरीकों पर भरोसा करके और ताकत से दबाकर ही जल्दी जीत सकते हैं। यह कारगर तो है, लेकिन इससे आपको कोई प्रशिक्षण नहीं मिलता। लेकिन समान शक्ति वाले राक्षस को ढूंढना और उससे लड़ना कोई प्रभावी तरीका नहीं है। आखिरकार यह शहर 003 है और ली यू से भी ज्यादा ताकतवर राक्षस हैं। भले ही वह बेहद भाग्यशाली हो, ली यू से लड़ने के लिए कोई सामान्य स्तर का राक्षस नहीं है। अनगिनत पशु सैनिक स्तर के राक्षसों द्वारा निर्मित पशु ज्वार ने आकाश और पृथ्वी को ढक लिया और ली यू को भागने का भी मौका नहीं मिला। वह लुओ फैंग नहीं है। लुओ फैंग एक आध्यात्मिक गुरु है। जानवरों की बाढ़ का सामना करते हुए भी वह लड़कर बच निकलने में सक्षम है। इस बात की पूरी संभावना है कि वह उड़कर बच निकले। अगर उसे जानवरों का सामना करना पड़े तो भागना उसकी पहली प्राथमिकता होगी। अगर वह भाग नहीं सकता तो या तो वह मौत का इंतजार करेगा या मौत से लड़ेगा और थककर मरने का इंतजार करेगा। इसका कोई तीसरा परिणाम नहीं है। चलो प्रशिक्षण और अन्य काम सिम्स पर छोड़ देते हैं। जल्दी से सामान इकट्ठा करने के बाद ली यू ने कुछ बुदबुदाया और जल्दी से जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन जैसे ही वह उठा, उसे कुछ दिखाई दिया और उसने तुरंत रक्षाया ब्लेड निकाल लिया। उसका शरीर रुक गया और फिर उसने ऊपर के प्रवेश द्वार पर जोरदार वार किया। झंकार। मिश्र धातुओं के बीच जोरदार टक्कर से एक जोरदार धमाका हुआ। ली यू के जोरदार प्रहार से वह आदमी कई मीटर पीछे धकेला गया, तब जाकर वह अपने शरीर को स्थिर कर पाया। जूनियर जनरल स्तर के बीच एक अच्छा लड़ाकू। ली यू ने तुरंत ही उस व्यक्ति की ताकत को समझ लिया जो आया था। तुम कौन हो और इस तरह छिपकर क्या कर रहे हो? क्योंकि वे जंगल में थे, ली यू की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें हत्या के इरादे का संकेत भी था। अनेक नकली जीवन से प्राप्त स्मृतियों और अनुभवों ने उन्हें बताया कि जंगल में सबसे खतरनाक लोग राक्षस नहीं, बल्कि योद्धा हो सकते हैं जो मानव भी थे। और वास्तविकता में विभिन्न चीजें भी इस कथन को सिद्ध करती हैं। हित सभी कार्यों का आधार है। मेरे सामने वाले 2 योद्धा चुपके से आ रहे हैं। चाहे उनका उद्देश्य कुछ भी हो, मैं उन्हें मार डालूंगा अगर मैं मार सकूंगा। किसी को गलती से मार डालने पर भी उसके परिणाम पर विचार न करें। भाइयों, यह मैं हूं।
उन दोनों के पीछे वाला व्यक्ति जल्दी से खड़ा हो गया। हालांकि उसकी आवाज धीमी थी, फिर भी ली यू ने पहली ही नजर में उसे पहचान लिया। लुओ फेंग, चलो कोई सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। उनकी मुद्रा थोड़ी आरामदायक थी, लेकिन यह देखते हुए कि यह अतीत को याद करने की जगह नहीं थी। लियू ने धीमी आवाज में उनका अभिवादन किया और लुओ फेंग और जूनियर जनरल स्तर के योद्धा को अपने विश्राम स्थल पर ले गए। वाह, इतनी सामग्री पाने के लिए हमें उनमें से 20 या 30 को मारना होगा, है ना? उस इमारत में प्रवेश करने के बाद, जिसे लियू ने आराम करने के लिए इस्तेमाल किया था और जाल से सावधानीपूर्वक बचते हुए, लुओ फेंग और जनरल स्तर के कप्तान मदद नहीं कर सके, लेकिन जब उन्होंने बेडरूम में पूरा बैग देखा तो वे गंभीर हो गए। 20 या 30 जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों की सामग्री, भले ही वे सभी प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के हों, कम से कम 200 मिलियन चीनी युआन के लायक हैं। तुम यहाँ क्यों हो? मुझे याद है कि तुम जंगल में प्रशिक्षण के लिए फायर हैमर स्क्वाड में शामिल हुए थे, तो फिर तुम यहाँ सिटी 003 में क्यों हो? लियू ने सच्चाई जानने के बावजूद भ्रमित होने का नाटक किया और बेडरूम में एक त्यागे गए पत्थर के टुकड़े पर लापरवाही से बैठ गया और पूछा, मैंने सुना है कि सिटी 003 में रिटर्न अधिक है, इसलिए मैं अपना भाग्य आजमाने आया हूँ। लुओ फेंग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर उस सामान्य स्तर के योद्धा की पहचान बताई जिसने अभी अभी लियू के साथ युद्ध किया था। फायर हैमर स्क्वाड के कप्तान गाओ फेंग। फिर मैंने अपनी शंकाएं पूछी। लियू का कुछ भी छिपाने का कोई इरादा नहीं था और उसने वही जवाब दिया जो लुओ फेंग ने उसे दिया था। वे दोनों हौंफने से खुद को नहीं रोक सके। मैं वास्तव में अकेले ही शहर 003 में प्रवेश किया। कितना दुस्साहस! सामान्य योद्धा जो अभी अभी युद्ध के देवता के स्तर पर पहुंचे थे, वे अकेले शहर 003 में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य स्तर के जनरल लियू ने वास्तव में हिम्मत की। इस समय लुओ फेंग और गाओ फेंग भी पूरी तरह से समझ गए थे कि लियू ने आसपास इतने सारे जाल क्यों लगाए थे। शहर 003 में एक अकेले भेड़िए के रूप में आप कभी भी बहुत सतर्क नहीं हो सकते। भाई लियू, क्या आपके लिए सिटी 003 में अकेले रहना थोड़ा खतरनाक नहीं है? आप अस्थायी रूप से हमारे फायर हैमर स्क्वाड में शामिल क्यों नहीं हो जाते? इस तरह न केवल आराम करते समय आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि आप परीक्षणों के लिए उपयुक्त राक्षसों का स्वतंत्र रूप से चयन भी कर पाएंगे। अध्याय 42, 9 गुना थंडरब्लेड पूरा। कृपया पढ़ें और सुझाव दें। गाओ फेंग सीधे मुद्दे पर आए और अपना उद्देश्य स्पष्ट रूप से बता दिया। आखिरकार उनके विचार में लियू जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए राक्षसों का शिकार करने के लिए राक्षसों पर इस्तेमाल होने वाली सामग्री का मूल्य गौण है। मुख्य बात तो राक्षसों से लड़ने की प्रक्रिया में अर्जित अनुभव है। इसलिए उसकी सहायता के लिए योद्धाओं की एक टीम का होना निश्चित रूप से अकेले रहने से कहीं बेहतर होगा। हमारी टीम में हम 6 लोग हैं और हमारी शारीरिक फिटनेस जूनियर जनरल के स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए आपको हमारे द्वारा रोके जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। लियू ने लुओ फेंग की प्रतीक्षा करने के लिए वान के ड्रीम सिटी के आसपास के क्षेत्र में आने का फैसला किया और फिर लुओ फेंग के तेजी से विकास का उपयोग करके उसे उड़ान भरने में मदद की। अब चूंकि दोनों ने यह कह दिया था, तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने आपत्ति करने का दिखावा नहीं किया और सीधे सहमति व्यक्त की। फिर उसने अपने द्वारा शिकार की गई राक्षस सामग्री को पैक किया, गाओ फेंग का पीछा किया और सावधानीपूर्वक और जल्दी से नीचे उस स्थान पर गया जहां वे आराम करने के लिए तैनात थे। फायर हैमर टीम के सदस्य भी लियू को देखकर बहुत खुश हुए। आखिरकार, जैसा कि गाओ फेंग ने सोचा था, योद्धा टीम में एक और ताकतवर आदमी का मतलब है ज्यादा लड़ाकू शक्ति और ज्यादा सुरक्षा। क्या आप एक और व्यक्ति के साथ पैसा बांटना चाहेंगे? प्लेट जितनी बड़ी होगी, उन्हें उतना ही अधिक पैसा मिलेगा। इसी रात लियू को सिटी 003 में पहली बार अपेक्षाकृत आरामदायक नींद आई। हालांकि यह विचार करते हुए कि दूसरों के प्रति सतर्क रहना आवश्यक है, लियू का हाथ नींद में भी रक्षाया ब्लेड के मुठ को कसकर पकड़े हुए था। पूरे व्यक्ति की नींद की मुद्रा भी ऐसी होती है कि वह किसी भी समय उछल सकता है। गाओ फेंग और अन्य लोगों ने भी इस पर ध्यान दिया, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। आखिरकार जो व्यक्ति सिटी 003 में अकेले प्रवेश करने के लिए इतना पागल है, उसके लिए सतर्क रहना स्वाभाविक है। एक रात के बाद सुबह, क्या हमें प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों से शुरू करना चाहिए या मध्यवर्ती जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों से? बालकनी पर खड़े होकर ठंडी सर्दियों की हवा को अपने गालों पर लगने देते हुए लियू ने एक दूरबीन पकड़ी और अपने बगल में गाओ फेंग से पूछा, आप लगभग 1 महीने से सिटी 003 का भ्रमण कर रहे हैं, आप ही निर्णय लें। गाओ फेंग भी नीचे की स्थिति देख रहे थे और फिर उन्होंने प्रतिक्रिया दी। तो फिर आइए पहले एक मध्यम स्तर के जानवर या सामान्य स्तर के राक्षस के साथ पानी का परीक्षण करें। लियू ने एक सोने की दुकान में दूरबीन से एक विशाल मगरमच्छ को देखा। उसकी पीठ पर शल्कों पर एक मोटी काली रेखा देखकर उसने उसकी पहचान ली, एक मध्यम स्तर का पशु सेनापति। ठीक है, काले कवच वाले विशाल मगरमच्छ के बारे में क्या? गाओ फेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि लियू ने एक मध्यम स्तरीय पशु जनरल राक्षस चुना। आखिरकार उसके पास पहले से ही एक प्राथमिक स्तरीय पशु जनरल राक्षस को आसानी से मारने की क्षमता थी। अब जब उसके पास योद्धाओं की एक टीम थी, तो वह मध्यम स्तरीय पशु जनरल राक्षस के अलावा और क्या सोच सकता था? फिर लियू की दूरबीन जिस दिशा में इशारा कर रही थी, उसने एक विशाल मगरमच्छ को सोने की दुकान में अपनी विशाल पूंछ के साथ लेटे हुए देखा। वास्तव में काले कवच वाले मगरमच्छ के पास मजबूत सुरक्षा और अत्यंत शक्तिशाली काटने की शक्ति है, लेकिन इसकी संवेदनशीलता किसी अधिक प्रतिभाशाली उच्च स्तरीय योद्धा जितनी भी अच्छी नहीं है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसकी रक्षा के लिए कोई भी जानवर सैनिक स्तर का राक्षस नहीं है। उसे शुरुआती कार्रवाई के रूप में इस्तेमाल करना बिल्कुल उपयुक्त है। लियू को हल्के से सिर हिलाते देख गाओ फैंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के हाथ हिलाकर पीछे खड़े लोगों को बुलाया। उसने काले कवच वाले विशालकाय मगरमच्छ की ओर इशारा किया और जोर से हंसा। भाइयों उठो और पैसा कमाने जाओ। एक मध्यम स्तर का जानवर सामान्य स्तर का राक्षस, यह बहुत पैसे के लायक है। जैसा कि सिटी 003 से उम्मीद की जाती है, इस मध्य स्तर के जानवर जनरल स्तर के राक्षस की रक्षा करने वाला कोई जानवर सैनिक स्तर का राक्षस भी नहीं है। वेई टाई, वेई किंग, चेन गो और फायर हैमर टीम के अन्य सभी लोग मुस्कुराए और सभी आत्मविश्वास से भरे हुए थे। आखिरकार टीम पूरी तरह से जनरल स्तर के योद्धाओं से बनी है और 2 मध्यम स्तर के जनरल भी हैं। क्या एक मध्यम स्तर के जानवर जनरल और काले कवच वाले विशालकाय मगरमच्छ से निपटना आसान और सरल नहीं होगा? 20 मीटर के दायरे में कोई राक्षस नहीं है। लियू के फायर हैमर टीम में शामिल होने की पुष्टि के बाद लुओ फैंग ने अपनी मानसिक पहचान छिपाना बंद कर दिया। इस क्षण उसकी मानसिक शक्ति आसपास के कोनों में फैल गई और फिर उसने हाथ हिलाकर कहा, मनोवैज्ञानिक अद्भुत हैं, यह किसी भी डिटेक्टर से बेहतर है। चेंगू, जो एक भारी बंदूक पकड़े हुए था, हंसा, लेकिन गाओ फैंग द्वारा घूरे जाने के बाद उसने मुस्कुराना बंद कर दिया। फिर भी वह सोने की दुकान में विशालकाय काले कवच वाले मगरमच्छ के पास सावधानीपूर्वक और तेजी से पहुंचा। यह संरचना भी बहुत सरल है। हमेशा की तरह सबसे मजबूत और सबसे मजबूत सैनिक आगे चलता है, यानी लियू। फिर लुओ फैंग और गाओ फैंग दोनों तरफ चले। सबसे कमजोर गनर चेंगू बीच में था और वेई टाई और वेई किंग पीछे थे। वेई टाई, चारों ओर सतर्क रहो, मैं पहले जाऊंगा। अगर 10 सेकंड में लड़ाई हल नहीं हुई तो लुओ फैंग और गाओ फैंग पीछा करो और इसे जल्दी से खत्म करो। लियू ने अपने सामने खड़े विशाल मगरमच्छ को देखा, उसकी आंखों में लड़ाकू भावना का भाव था। गाओ फैंग को सहमति में सिर हिलाते देख वह सबसे पहले बाहर भागा और उसके हाथ में रखछाया तलवार पहाड़ों और नदियों की तरह टूट पड़ी। गर्जन। आखिर काले कवच वाला विशालकाय मगरमच्छ भी तो एक मध्यम स्तरीय जानवर ही है। उसे तुरंत उस इंसान का पता चल गया जिसने उसे उकसाया था, दहाड़ा और उस पर झपट पड़ा। झंकार। रक्तछाया ब्लेड का मिश्र धातु काले कवचधारी मगरमच्छ के शल्कों से टकराया। लियू के पूरे जोर के प्रहार से काले शल्कों पर सिर्फ एक सफेद निशान रह गया। काफी कठिन। लियू फिर से बाहर निकला, अपने हाथ में रक्तछाया तलवार को फिर से घुमाया और काले कवच वाले विशाल मगरमच्छ के शल्कों को काटता रहा। काले कवच वाले मगरमच्छ ने भी दहाड़कर जवाबी हमला किया। जल्द ही 10 सेकंड बीत गए। रुकना। लुओ फैंग ने लियू के बढ़ते उन्मत्त हमले को देखा और गाओ फैंग को, जो आगे बढ़ने ही वाला था, रोक लिया। फिर उसने समझाया, भाई यू 9 परत वाले थंडर ब्लेड का अभ्यास कर रहे होंगे, युद्ध कौशल को निखारने के लिए। अभी सबसे महत्वपूर्ण समय है। जब तक बहुत जरूरी न हो, उन्हें परेशान न करें। 9 गुना वज्र तलवार। गाओ फैंग की आंखों में चमक आ गई, फिर उसने सिर हिलाया, 2 कदम पीछे हट गया और अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क हो गया। क्या यह 9 परत वाला थंडर ब्लेड है? लियू ने अपने हाथ में तलवार लेकर तेजी से काटना शुरू कर दिया और बार बार कोशिश करने पर उसकी गति धीरे धीरे बढ़ती गई। आखिरकार एक कोशिश में उसने स्वाभाविक रूप से तलवार काट दी। रक्तछाया ब्लेड की गति तुरंत बढ़ गई और बढ़ती गति के साथ उसकी शक्ति भी बेतहाशा बढ़ गई। यह तलवार लियू की पिछली किसी भी तलवार से बेहतर थी और इसने काले कवच वाले विशाल मगरमच्छ के शल्कों पर जोरदार वार किया। इस बार अविनाशी प्रतीत होने वाले तराजू पर बाल जितनी पतली कई दरारें दिखाई दी। 9 परत थंडर ब्लेड का पहला स्तर पूरा हो गया है। इस समय लियू ने अंततः 9 परत वाले थंडर ब्लेड सीक्रेट मैनुअल में थंडर भगवान के शब्दों को समझा। जब चाकू का द्रव्यमान स्थिर रहता है तो वह जितनी तेजी से चलता है उसमें उतनी ही अधिक भयानक ऊर्जा होती है। जब गति एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो पानी की एक हल्की धारा भी राक्षसों को आसानी से मार सकती है और कागज का एक पतला टुकड़ा आसानी से दुनिया की हर चीज को काट सकता है। और अब लियू ने अपनी तलवार से वार किया। मिंग जिन एन जिन की दोहरी शक्ति आरोपित हो गई और मूल 100% शक्ति तुरंत 140% हो गई। पूर्ण 40% वृद्धि। और इसमें मिलान करने वाली शारीरिक गतिविधि, लियू गूंग और मार्गदर्शक तकनीक, जियू चोंग हुन्युआन, तीनों को जोड़ दें तो 1 जोड़ 1 ग्रेटर देन 2 का प्रभाव तुरंत प्रकट होता है। गर्जन। काले कवच वाले विशालकाय मगरमच्छ ने एक दर्दनाक चीख मारी। लियू के ब्लड शैडो सेबर के सामने वह मुश्किल से टिक पाया, लेकिन जैसे ही 9 परत थंडर सेबर का इस्तेमाल हुआ, जिस भी तराजू पर वह लगा, वह तुरंत चकनाचूर हो गया। अंत में लियू ने गुस्से में दहाड़ते हुए एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। निकालना। काले कवच वाले विशाल मगरमच्छ से कीमती सामग्री को जल्दी से इकट्ठा करने और उन्हें अपने बैग में डालने के बाद लियू ने एक धीमी चीख मारी, फिर अपना आकार छिपाया और अपने निवास की ओर भागा। अध्याय 43, तिजोरी। कृपया पढ़ें और सुझाव दें। लियू, क्या आपने 9 परत थंडर ब्लेड में महारत हासिल कर ली है? जैसे ही वह निवास में दाखिल हुआ, अपना बैग नीचे रखने से पहले गाओ फैंग पूछने के लिए इंतजार नहीं कर सका। मैं संयोगवश प्रथम स्तर तक पहुंचने में सफल रहा। लियू मुस्कुराई और हंसी। आप सचमुच प्रतिभाशाली हैं। चेंगू ने अपने हाथ में पकड़ा भारी हथियार नीचे रख दिया और प्रशंसा में अंगूठा दिखाया। 9 गुना थंडर चाकू। इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली और अजेय थंडर गॉड, थंडर मार्शल आर्ट्स स्कूल के संस्थापक ने बनाया था। इसका अभ्यास करना बेहद मुश्किल है। यह कहा जा सकता है कि पृथ्वी पर तलवारों का उपयोग करने वाले सभी मजबूत पुरुषों में से 75% से अधिक ने 9 परत थंडर तलवार का अभ्यास करने की कोशिश की है। लियू के जानने वाले लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं था जिसने 9 परत वाला थंडर ब्लेड न खरीदा हो।
जियांग नियान, मेंग यान, जूटिंग, लुओ फैंग। उन सभी ने 9 गुना थंडर ब्लेड का अभ्यास करने की कोशिश की, लेकिन केवल लुओ फैंग ने एक बार में पहले 3 स्तर खरीदे। जियांग नियान और अन्य सभी ने पहले अभ्यास के लिए पहला स्तर खरीदा और फिर शुरू करने के बाद बाकी पर विचार किया। आखिर यह वास्तव में सस्ता नहीं है। पहले स्तर की पूरी कीमत 50 मिलियन है और आधी कीमत 25 मिलियन है। पहले 2 स्तरों की लागत 100 मिलियन थी, पहले 3 स्तरों की लागत 200 मिलियन थी, पहले 4 स्तरों की लागत 500 मिलियन थी और पहले 5 स्तरों की लागत 2 बिलियन थी। यहां तक कि अधिकांश सामान्य स्तर के योद्धाओं के लिए अपनी किस्मत आजमाने के लिए 25 मिलियन खर्च करना पहले से ही एक लग्जरी है। जूटिंग जैसे उच्च स्तरीय योद्धा का तो कहना ही क्या। बेशक अंत में लुओ फैंग को छोड़कर कोई भी अपनी साधना में सफल नहीं हुआ, लेकिन अभ्यास की इस कठिनाई से मिलने वाले लाभ भी बहुत बड़े हैं। एक बार जब अभ्यास सफल हो जाता है और 9 परत थंडर तलवार के पहले स्तर में प्रवेश करता है, तो अंधेरा बल उज्ज्वल बल शक्ति का पूरा 140% होगा। यह वृद्धि 40% तक है। लियू की वर्तमान युद्ध शक्ति मध्य स्तरीय जनरलों में मुख्य धारा के स्तर की है। एक मुक्का लगभग 22,000 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। 9 लेयर थंडर ब्लेड के पहले स्तर का उपयोग करने के बाद यह लगभग 31,000 किलोग्राम तक पहुंच सकता है। आपको पता होना चाहिए कि एक मध्यम स्तरीय जनरल की शारीरिक क्षमता सामान्यतः 16,000 किलोग्राम से 32,000 किलोग्राम के बीच होती है। अगर यह 32,000 किलोग्राम से ज्यादा हो तो उसे उच्च स्तरीय जनरल कहा जा सकता है। दूसरे शब्दों में, लियू 9 परत वाले थंडर ब्लेड का उपयोग करके पहले से ही सामान्य योद्धाओं के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है, जिन्होंने अभी अभी उच्च स्तरीय सामान्य स्तर में प्रवेश किया है। यह तो केवल पहला स्तर है। दूसरा स्तर अंधकार शक्ति के 2 स्तर और उज्ज्वल शक्ति का एक स्तर 210% शक्ति को पूरी तरह से उन्मुक्त कर सकता है। तीसरा स्तर 28% है। चौथा स्तर 35% है। 9वां स्तर 70%। वृद्धि 7 गुना है। इस तर्क के अनुसार भले ही वह एक अर्ध योद्धा हो जिसकी शारीरिक फिटनेस अभी 900 किलोग्राम तक पहुंची है, वह जूटिंग के बराबर हो सकता है, जो एक उच्च स्तरीय योद्धा है, जो 9 परत थंडर तलवार के 9वें स्तर का उपयोग करते समय सामान्य स्तर से केवल एक कदम दूर है। बेशक एक अर्ध योद्धा 9 परत वाले थंडर ब्लेड की गुप्त तकनीक को उस हद तक समझ सकता है। पृथ्वी पर ऐसा नहीं होना चाहिए। यह कहना कठिन है कि आदिम ब्रह्मांड में सभी प्रकार की जातियां होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि सबसे प्रतिभाशाली लोग वयस्क होने पर क्षेत्र के मास्टर स्तर के शक्तिशाली व्यक्ति बन जाते हैं। मैं तो बस इसी का अनुसरण कर रहा हूं। लियू के दिल में खुशी की एक झलक दिखाई दी, लेकिन जब उसने सिटी लॉर्ड लुओ को देखा तो उसने फिर से अपना सिर हिला दिया। लुओ फैंग की वर्तमान शक्ति उच्च स्तरीय योद्धा स्तर की होनी चाहिए और उनकी मानसिक शक्ति मध्यम स्तरीय सामान्य स्तर की होनी चाहिए। हालांकि उनका 9 परत थंडर ब्लेड दूसरे स्तर पर पहुंच गया है और उनकी युद्ध शक्ति में 210% की वृद्धि हुई है। 6,000 किलोग्राम का पंचिंग बल प्रवर्धन के साथ 12,000 तक पहुंच सकता है। एक साधारण अनुभवी कनिष्ठ योद्धा के बराबर। फिर उसने अपनी जेब से मुट्ठी भर सोने के गहने निकाले और मेज पर फेंक दिए। काले कवच वाले विशालकाय मगरमच्छ को मारने के बाद उसने इसे अपनी बाहों में डाल लिया था। वहां पर एक सोने की दुकान थी। हालांकि यह लगभग पूरी तरह से लूट लिया गया था। लियू, तुम यह चीज वापस क्यों लाए? गाओ फैंग ने लापरवाही से एक सोने की चेन उठा ली और उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। भले ही सोने की कीमत 400 रुपये प्रति ग्राम हो, लेकिन उनकी नजर में यह कुछ भी नहीं है। आखिरकार यह सामान संसाधित राक्षस सामग्री की तुलना में बहुत भारी है और इसे इकट्ठा करने के लिए शहर के चारों ओर घूमना सीधे राक्षसों का शिकार करने जितना अच्छा नहीं है। मुझे सोना अधिक पसंद है, इसलिए जब भी मैं उसे देखता हूं उसे ले लेता हूं। लियू ने सामान्य स्पष्टीकरण दिया और किसी ने आगे कोई प्रश्न नहीं पूछा। उनका व्यक्तिगत शौक पर कोई नियंत्रण नहीं है और उन्हें नियंत्रित करने का कोई अधिकार भी नहीं है। अधिक से अधिक जब मैं देखता कि वे अपने शौक के प्रति जुनूनी होने वाले हैं, तो मैं उन्हें कुछ सलाह देता। जहां तक सुनने या न सुनने का प्रश्न है, यह उनका कोई काम नहीं है। दूसरी ओर चेंग गू ने अपना सिर थपथपाया और चिल्लाया। मुझे याद है कि जब मैं पहले वॉरियर फोरम ब्राउज कर रहा था तो मुझे लगा कि यहाँ एक तिजोरी है। खजाना। कई लोगों की नजरें तुरंत चेंग गू पर पड़ी, खासकर लियू पर, जिसकी आंखें चमक रही थीं। हाँ, यह विला परिसर में है। यह एक निजी तिजोरी है, इसलिए जब सरकारी सैनिक इसे खाली कर रहे थे तो उन्होंने इसे नहीं हटाया। बाद में इस पर कई उच्च स्तरीय राक्षसी जनरलों ने कब्जा कर लिया। इसे वापस पाना बहुत महंगा है, इसलिए यह अभी भी वहीं होना चाहिए। चेंग गू ने संक्षेप में इसे याद किया और थोड़ा अनिश्चित महसूस किया। मैं फोन करूंगा। लियू का चेहरा उत्साह से भरा था। अगर वे तिजोरी को कई उच्च स्तरीय पशु जनरल स्तर के राक्षसों से भरी जगह से हटाना चाहते थे तो उन्हें कम से कम एक युद्ध देवता स्तर के योद्धा की जरूरत होगी जो वहां व्यक्तिगत रूप से जाए। लेकिन एक युद्ध देवता स्तर का योद्धा केवल कुछ सोने के लिए वहां कैसे जा सकता है? इसलिए यह तिजोरी संभवतः अभी भी बरकरार है। नमस्ते। लियू की संचार घड़ी से एक हैरान महिला की आवाज आई। वह मेंग यान थी। बहन यान, क्या आप मुझे यह जांचने में मदद कर सकती हैं कि सिटी 003 वैन के फैंटेसी सिटी के पास तिजोरी के बारे में कोई पोस्ट है या नहीं? क्योंकि लियू अकेले ही सिटी 003 की यात्रा कर रहा था, इसलिए उसकी सुरक्षा से संबंधित सभी वस्तुएं, जिसमें उसका सेल फोन भी शामिल था, आपूर्ति केंद्र पर रख दी गई थी। यही बात लुओ फैंग, गाओ फैंग और अन्य लोगों पर भी लागू होती है।
इसलिए अगर मैं योद्धा मंच पर जानकारी जानना चाहता था तो मैं केवल मेन ज्ञान को ही ढूंढ सकता था जो अभी भी जियांगन बेस सिटी में आराम कर रहा था। हालांकि मेन ज्ञान को समझ नहीं आया, लेकिन उसने इसे बस एक छोटी सी बात समझने में समय बर्बाद नहीं किया। उसने वॉरियर्स फोरम खोला, सिटी 003 वैन के फैंटेसी सिटी के बारे में कुछ जानकारी देखी, अपने शब्दों को व्यवस्थित किया और ली यू को संक्षेप में समझाया। 4 उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों से निपटना आसान नहीं है और उनमें से एक भगवान स्तर में प्रवेश करने वाला है। यह खतरनाक है, लेकिन इनमें कम से कम 1 टन सोना संग्रहित है तथा संभवतः 3 से 5 टन सोना है। चलो विला क्षेत्र में चलें। ली यू की आंखें चमक उठी और उसका चेहरा उत्साह से भर गया। उसने पहले ही तय कर लिया था कि यदि फायर हैमर स्क्वाड उसकी मदद करने को तैयार नहीं है तो उन्हें अलग अलग रास्ते अपनाने होंगे। जहां तक लुओ फैंग से चिपके रहने और ली वेई के साथ हिसाब बराबर करने की प्रारंभिक योजना का सवाल है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना सबसे महत्वपूर्ण चीज है। सिम्स येज है। इससे क्या फर्क पड़ता है कि वह किसी ताकतवर व्यक्ति से जुड़ा है या नहीं? अगर वह जीवन का अनुकरण कई बार करता है तो अगले साल वह शहर के स्वामी लुओ का ताकतवर व्यक्ति बन ही जाएगा। अध्याय 44 समझ में सुधार। कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। विला क्षेत्र में जा रहे हैं। फायर हैमर स्क्वाड में सभी लोग स्तब्ध रह गए। 4 उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षस अभी भी फायर हैमर स्क्वाड के लिए एक बड़ी चुनौती पेश करते हैं। आखिरकार टीम में सबसे मजबूत लोग अब ली यू और लुओ फैंग हैं। वे क्रमशः एक मध्य स्तरीय जनरल स्तर के मानसिक व्यक्ति और एक योद्धा हैं जो उच्च स्तरीय जनरल बनने वाले हैं। गाओ फैंग सहित अन्य सभी सदस्य जूनियर जनरल स्तर पर हैं। यहां तक कि वेई टाई और वेई किंग जैसे लोग भी प्राथमिक जनरलों की उत्तीर्णता रेखा तक बड़ी मुश्किल से पहुंच पाते थे। इस प्रकार की शक्ति के साथ वह एक उच्च स्तरीय पशु जनरल को घेर कर मार सकता था, लेकिन एक साथ 4 को। विला क्षेत्र एक बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और उपनगरों में स्थित है। लुओ फैंग एक अध्यात्मवादी है, इसलिए उससे जुड़े जानवर सैनिक चिंता का विषय नहीं है। गाओ फैंग ने एक पल के लिए ध्यान से सोचा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के आधार पर उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षस को जल्दी से मारने का केवल एक ही तरीका है। चेंगू सबसे पहले इसे भारी स्नाइपर राइफल से घायल करेगा। उसके बाद लुओ फैंग, ली यू और मैं इसकी पूंछ काटने के लिए जिम्मेदार होंगे। वेई टाई और वेई किंग आने वाले जानवर सैनिक स्तर के राक्षसों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार होंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास भी नहीं। हम भी नहीं करते। मेरी एक राय है। चेंगू ने चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ हाथ उठाया। बॉस, एक उच्च स्तरीय जानवर या सामान्य स्तर के राक्षस के कवच को भेदने के लिए आपको कम से कम प्लस कवच भेदी गोलियों की जरूरत होती है। मेरे पास उस तरह की चीजें नहीं हैं। उस चीज की कीमत 8 मिलियन है। अगर मैं इसे मार्शल आर्ट जिम से आधी कीमत पर भी खरीदूं तब भी इसकी कीमत 4 मिलियन ही होगी। अगर मुझे हर बार बाहर जाते समय इसे अपने साथ ले जाना पड़े तो मैं इसे खरीद नहीं पाऊंगा। चलो पहले आपूर्ति आधार पर वापस चलते हैं। एक क्षण की शांति के बाद ली यू अकेले में बोली। राक्षस सामग्री के इस बैच की बिक्री से प्राप्त आय को सभी के बीच समान रूप से विभाजित किया जाएगा और मैं कवच भेदी गोलियों का भुगतान करूंगा। यह अनुचित है। नहीं। फायर हैमर स्क्वाड के 5 सदस्यों ने तुरंत इनकार कर दिया। क्या तुम मजाक कर रहे हो? फायर हैमर टीम ने इन राक्षसों के लिए सामग्री जुटाने में जरा भी योगदान नहीं दिया। ली यू ने उन सबको अकेले ही मार डाला। पैसे बांटने का क्या मतलब है? अगर मुझे सही से याद है तो सभी लोग अभी सिटी 003 में प्रवेश कर चुके हैं। क्या खाली हाथ लौटना उचित है? ली यू ने अपना सिर हिलाया और एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे सभी चुप हो गए। खाली हाथ लौटना वास्तव में अनुचित है, लेकिन पैसे को बांटना तो और भी अनुचित है। बहुत ज्यादा पैसा। यदि यह केवल कुछ लाख है तो फायर हैमर स्क्वाड के सदस्य इसे स्वीकार कर लेंगे, जैसे ली यू सभी को तलवार दे रही है। लेकिन ली यू के सामग्रियों के बैच में लगभग 30 जानवर सामान्य स्तर के राक्षस शामिल हैं, जिनका कुल मूल्य 200 मिलियन से अधिक है। बराबर बराबर बांटो। प्रति व्यक्ति कम से कम 30 मिलियन। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्या फायर हैमर स्क्वाड को भविष्य में भी कोई शर्मिंदगी होगी? यह देखकर कि सभी अभी भी मना कर रहे हैं, ली यू ने अपना सिर हिलाया। फायर हैमर टीम को आश्वस्त करने के लिए उसने समझाने का एक कारण ढूंढ निकाला। क्योंकि मुझे अभी काले कवच वाले विशाल मगरमच्छ के साथ लड़ाई से बहुत लाभ हुआ है। मैंने सुना है कि विला क्षेत्र में लड़ाई के लिए उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षस उपलब्ध हैं, इसलिए मैं थोड़ा उत्साहित हूं। सभी को मुआवजा देने के लिए मैं समय आने पर सामग्री के इस बैच को विभाजित करूंगा। ली यू का चेहरा ईमानदारी से भरा था। आखिरकार विला क्षेत्र में जाने का अनुरोध उसी ने किया था। अगर यह सफल रहा तो वह इसका अंतिम लाभार्थी भी होगा, कम से कम कई टन सोना। अगर वह भाग्यशाली रहा तो यह उसके लिए युद्ध के देवता के स्तर तक पहुंचने के लिए भी पर्याप्त हो सकता है। इस विशाल लाभ की तुलना में 200 मिलियन दैत्याकार सामग्रियां महत्वहीन लगती हैं। 200 मिलियन की नकदी की तो बात ही छोड़िए, उसे सिम्स खेलने के मौके के बदले में भी नहीं बदला जा सकता। अगर बदला भी जा सके तो भी नकदी को सोने में बदलने में काफी समय लगेगा। उल्लेख नहीं करना। ली यू ने महसूस किया कि अपने से अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के साथ मरते दम तक लड़ना वास्तव में उसकी साधना के लिए सहायक था। इसके अलावा शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह द सिम्स में कई बार मर चुका था, लेकिन ली यू को लगा कि समझने में उसकी प्रतिभा धीरे धीरे बढ़ रही थी। इस प्रणाली के आने से पहले मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, योद्धा बनने का रास्ता नहीं देख पाता था। लेकिन अब सिर्फ लड़ाई के जरिए मैं 9 परतों वाले थंडर ब्लेड का सफलतापूर्वक अभ्यास कर सकता हूं।
लियू आप पर विश्वास नहीं करती जब आप कहते हैं कि सिम्स का इसमें कोई योगदान नहीं है। और पूरी पुस्तक स्वैलोइंग द स्टार में समझ ही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रतिभा खोखली है, केवल समझ ही असली चीज है। जब तक आपकी समझ पर्याप्त रूप से उच्च है और आप ब्रह्मांड के नियमों को समझते हैं, तब तक क्षेत्र कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि वहां बहुत सारे खजाने हैं जो आपके दायरे को बेहतर बना सकते हैं। अकेले पृथ्वी पर बाबातना में बड़ी संख्या में मुया क्रिस्टल हैं, जिनका उपयोग विशेष रूप से गृह स्तर और उससे ऊपर की खेती के लिए किया जाता है। यदि एक साधारण योद्धा द्वारा ली जाए तो प्रत्येक गोली उसे पार्षद स्तर का प्राणी बनने में मदद कर सकती है। हालांकि यदि कोई इस तरह के खजाने का अंधाधुंध उपभोग करता है जो उसके दायरे को बेहतर बना सकता है, भले ही शुरुआती चरणों में उसके दायरे में तेजी से सुधार हो, देर सवेर वह एक सीमा तक गिर जाएगा और अपने जीवन में कभी भी कोई प्रगति नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी समझ मजबूत है तो बात अलग है। यह उन्नति और पहले ही हो जाएगी। यही कारण है कि लुओ फैंग के वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी में शामिल होने के बाद कंपनी ने प्रतिभा को अपने दायरे में सुधार करने में मदद करने के लिए विभिन्न खजानों से बने पोषक तत्वों के घोल की एक बड़ी मात्रा सीधे प्रदान की। बराबर बंटवारा निश्चित रूप से कोई विकल्प नहीं है। गाओ फैंग ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन एक पल सोचने के बाद उन्होंने एक समाधान सुझाया। तुमने सारी सामग्री खुद ही नष्ट कर दी है, इसलिए तुम्हें सबसे बड़ा हिस्सा लेना होगा। बाकी हम पांचों के बीच काम चलाने के शुल्क के रूप में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा। ठीक है, आप 90% ले लो और हम पांचों लोग शेष 10% बांट लेंगे। लुओ फैंग और अन्य सभी ने सिर हिलाया। 2 दिन की दौड़ के बाद राक्षसों से लड़े बिना हर कोई 5 मिलियन प्राप्त कर सकता है। यह निश्चित रूप से अच्छी बात है। मैं तुम्हें नहीं, हम तुम्हें 10% देकर पहले ही तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं। अगर तुम इतनी ही दूरी बनाए रखोगे तो हम अलग हो जाएंगे। गाओ फैंग के दृढ़ चेहरे को देखते हुए लियू ने आह भरी और सहमति में सिर हिलाया। इसके बाद उन्होंने अपना सामान पैक किया और वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। यह पहली बार था जब गाओ फैंग और अन्य लोग गंतव्य पर पहुंचने के तुरंत बाद वापस लौट आए। 2 दिन बाद लियू और उनकी टीम थकी हुई हालत में दक्षिण पूर्व सैन्य क्षेत्र के आपूर्ति अड्डे पर पहुंची। फिर ट्रेन पकड़ें और सीधे राजधानी बेस शहर की ओर चलें। कोई रास्ता नहीं है। राक्षसों से जुड़ी सामग्री आपूर्ति केंद्र पर बेची जा सकती है, लेकिन A+ ग्रेड की कवच भेदी गोलियां जैसी चीजें सिर्फ बड़े बेस शहरों में बड़ी ताकतों द्वारा ही बेची जा सकती हैं। सबसे पहले उसने लगभग 30-20 जनरल स्तर के राक्षसों की सामग्री HR एलायंस को बेची, फिर सड़क के किनारे एक टैबलेट खरीदा, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के आंतरिक नेटवर्क में प्रवेश करने के लिए योद्धा खाते में लॉगिन किया और इस तरह की भारी स्नाइपर राइफल कवच भेदी गोलियां खरीदी। क्या यह सच है कि HR एलायंस मॉल में A ग्रेड की कवच भेदी गोलियां नहीं खरीदी जा सकती? स्पष्टतः नहीं। एक विशाल आधार शहर में 4 प्रमुख ताकतों में से एक के रूप में मूलतः ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे HR एलायंस खरीद न सके। लेकिन अगर ली यू और अन्य लोग HR एलायंस से खरीदारी करते हैं, एक सिक्के के बदले 8 मिलियन चीनी युआन और कोई मोलभाव नहीं। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के आंतरिक नेटवर्क में गाओ फैंग का योगदान मूल्य पर्याप्त है। अगर वह इसे दूसरों की ओर से खरीदता है तो A ग्रेड कवच भेदी गोलियों की कीमत आधी होगी, यानी 4 मिलियन चीनी युआन। कीमत दोगुनी है, इसलिए यह स्वाभाविक है कि आपको आगे पीछे अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ेगी। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल की कार्यक्षमता हमेशा ऑनलाइन रही है। खरीद के 2 घंटे से भी कम समय में एक मार्शल आर्टिस्ट ने ली यू और उसके समूह को एक सीलबंद काला बॉक्स सौंप दिया। इसे खोलने पर हल्की नीली रोशनी के साथ चमकती हुई 4 गोलियां दिखाई दी। इनमें से 4 की कुल लागत 16 मिलियन है। लियू के दृढ़ अनुरोध और गाओ फैंग के आग्रह पर लियू 16 मिलियन का 70% वहन करेगा और फायर हैमर स्क्वाड के सभी सदस्य संयुक्त रूप से शेष 30% वहन करेंगे। अब चूंकि उनके पास गोलियां थीं, फायर हैमर स्क्वाड ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और ट्रेन को फिर से दक्षिण पूर्व सैन्य क्षेत्र के आपूर्ति बेस पर ले गए। आपूर्ति केंद्र पर रात्रि विश्राम के बाद हम सिटी 003 के लिए राजमार्ग पर चल पड़े और सीधे विला क्षेत्र की ओर चल पड़े। अध्याय 45 चर्बी की लहर। कृपया पढ़ें और सुझाव दें। विला क्षेत्र जहां तिजोरी स्थित है, उपनगरों में है, वान के फैंटेसी सिटी से थोड़ा ऊपर है जहां लियू पहले रुका था। इसके अलावा आसपास कोई इमारत नहीं है, इसलिए राक्षसों की गुणवत्ता बहुत अधिक नहीं है। वहां बहुत सारे जानवर जनरल नहीं हैं। रास्ते में लियू और उसके समूह को केवल 4 जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों का सामना करना पड़ा, जो सभी प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस थे। लेकिन यह सामान्य बात है। यदि यह वास्तव में घनी इमारतों वाला क्षेत्र होता तो 4 उच्च स्तरीय जानवर कमांडर स्तर के राक्षसों की इस पर कब्जा करने की बारी नहीं होती। पहले की तरह वैन के फैंटेसी सिटी में भी प्रभु स्तर की ताकत के बिना किसी क्षेत्र पर कब्जा करना असंभव होगा। अंतर्देशीय क्षेत्र के मुख्य क्षेत्रों का तो जिक्र ही नहीं किया गया। 4 उच्च स्तरीय जानवर जनरलों, चलो पहले इस एक से निपटते हैं। विला क्षेत्र के बाहर लियू और उसके 6 लोगों का समूह घास में छिपकर बाड़ के भीतर शांत पाक को देख रहा था। गाओ फैंग ने कुछ जानकारी निकाली और फिर एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, आइए पहले आसानी से सुलझने वाली समस्याओं से निपटें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास भी नहीं कर सकना। लियू और उसके साथ खड़े दूसरे लोगों ने गाओ फैंग की ओर इशारा करते हुए तस्वीर देखी और 4 पूंछ वाली एक विशाल बिल्ली नजर आई। उन्होंने तुरंत सिर हिलाया।
यहाँ 4 उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों में से 4 पूंछ वाली बाघ बिल्ली से निपटना सबसे आसान है। मैं इसे बाहर निकाल लूंगा। चेंगू, तुम अपनी बंदूकें हर समय तैयार रखो। लियू और लुओ फैंग गोली को संकेत के रूप में इस्तेमाल करो। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, गाओ फैंग खड़ा हो गया। उसके हाथों में चांदी की रोशनी वाले 2 हथौड़े थे। उसने आसानी से बाढ़ को चीर दिया और दहाड़ा, जिससे अनगिनत जानवरों की आंखें उसकी ओर खींचाईं। जब उन्होंने देखा कि यह एक इंसान है, तो वे तुरंत दहाड़ने लगे और समूहों में गाओ फैंग की ओर दौड़ पड़े। लेकिन ये सभी जानवर सैनिक स्तर के राक्षस हैं और उनके और गाओ फैंग के बीच ताकत का अंतर बहुत बड़ा है। यहाँ तक कि उच्च स्तरीय जानवर सैनिक भी हथौड़े से सिर पर वार करने के भाग्य से बच नहीं सकते। इस समय गाओ फैंग अजेय था, जिससे यह आभास हो रहा था कि वह 10,000 लोगों का रास्ता रोकने वाला अकेला आदमी था। उसके पीछे चेंगू तुरंत हरी भरी शाखाओं और पत्तियों वाले एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया, भारी स्नाइपर राइफल को इकट्ठा किया और सावधानीपूर्वक अपने बैग से सीलबंद काले लोहे के बक्से को बाहर निकाला। उसने उसे सीधे खोला, गहरे नीले प्रकाश में चमकती 4 गोलियां निकाली और फिर उन्हें एक-एक करके मैगजीन में डाल दिया। वेई टाई और वेई किंग नीचे स्थिर खड़े रहे। वे चेंगू की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लियू और लुओ फैंग ने अपने हाथों में रक्त छाया तलवारों को कसकर पकड़ रखा था और गाओ फैंग को घूर रहे थे, किसी भी समय उसका समर्थन करने के लिए तैयार थे। इस समय हर कोई 4 पूंछ वाली बाघ बिल्ली की उपस्थिति का इंतजार कर रहा है। म्याऊं। अचानक एक तीखी बिल्ली की चीख सुनाई दी और फिर लियू और लुओ फैंग की निगाहों के नीचे एक नारंगी पीले जानवर की परछाई अचानक प्रकट हुई। फिर गाओ फैंग का चेहरा बदल गया और वह तुरंत पीछे हट गया। बेहतर। लियू और लुओ फैंग तुरंत कूद गए। पूर्व ने एक रक्त छाया तलवार पकड़ी और बाद वाले ने एक विचार के साथ उसकी जांघों पर उड़ने वाले चाकू तुरंत उड़ गए। एक पल के लिए लुओ फैंग के चारों ओर मंडराते रहे और फिर 4 पूंछ वाली बाघ बिल्ली की ओर दौड़े। लुओ फैंग वर्तमान में उन्नत योद्धा स्तर पर है। अपनी मानसिक शक्ति से वह जिन उड़ने वाले चाकुओं को नियंत्रित करता है, उनका प्रत्येक वार एक मध्यम स्तरीय सेनापति के पूर्ण शक्तिशाली आक्रमण के बराबर हो सकता है। 6 भालों का अर्थ है 6 मध्यम स्तरीय पशु सेनापतियों के पूर्ण शक्तिशाली आक्रमण। 4 पूंछ वाली बाघिन अभी उड़ते हुए चाकू से बचकर निकली ही थी कि अगला चाकू उसके पीछे पीछे आ गया। जैसे ही उसने पिछले चाकू को रोका, एक रक्त छाया तलवार ने फिर हमला कर दिया। फिर 2 और हथौड़े आए। इस समय भले ही 4 पूंछ वाली बाघ बिल्ली एक उच्च स्तरीय जानवर जनरल थी, वह 3 लोगों द्वारा दबा दी गई थी और बहुत दर्द में थी। आखिरकार बिल्लियों जैसे जानवर गति में अच्छे होते हैं, बचाव या आक्रमण में नहीं। लेकिन जब वह भागने ही वाला था, तभी एक गोली चली और बंदूक की नली से 100 मीटर दूर एक गहरे नीले रंग की गोली निकली, जो 4 पूंछ वाली बाघ बिल्ली के माथे पर राजा शब्द के केंद्र में लगी। सामान्य स्तर के राक्षस की कठोर खोपड़ी 4 मिलियन विशेष गोलियों के प्रति संवेदनशील थी और दोनों के संपर्क में आते ही आसानी से चकनाचूर हो जाती थी। 2 पूंछ वाली बाघ बिल्ली का शरीर जोर से धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ा। यह एक सुंदर शॉट है। थोड़ी खुशी के साथ गाओ फैंग ने जल्दी से 4 पूंछ वाली बाघ बिल्ली से सामग्री इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लियू और लुओ फैंग शेष पशु सैनिक स्तर के राक्षसों को खत्म करने के लिए जिम्मेदार थे। आखिरकार अभी भी 3 उच्च स्तरीय जानवर सामान्य राक्षस उनका इंतजार कर रहे हैं। बस यूं ही उन दोनों ने बिना किसी हिचकिचाहट के नीचे मौजूद अनगिनत जानवर सैनिक स्तर के राक्षसों का सफाया करना शुरू कर दिया। दोनों में से कौन ज्यादा तेज था? यह लुओ फैंग ही होगा। 6 उड़ने वाले चाकू आगे आगे उड़ते रहे और यह गिनना असंभव था कि उन्होंने कितने पशु स्तर के राक्षसों को मार डाला था। गर्जन। हिस। हत्या के कुछ समय बाद 2 क्रोधित दहाड़ें सुनाई दी और फिर लियू और लुओ फैंग की निगाहों के नीचे एक भेड़िया और एक सुअर उनकी दृष्टि के क्षेत्र में दिखाई दिए। वे इस विला क्षेत्र में अन्य 3 उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों में से 2 हैं। चंद्र छाया भेड़िया और एक सींग वाला सुअर। वे सभी उच्च स्तरीय पशु सेनापति हैं। ये दोनों जानवर मूल रूप से विला क्षेत्र के 2 अन्य कोनों में रहते थे और जब उन्होंने 2 पूंछ वाली बाघ बिल्ली की सांस के गायब होने का आभास किया, तो वे जल्दी से वहां पहुंचे। उन्होंने केवल 4 पूंछ वाली बाघ बिल्ली का क्षत विक्षत शरीर देखा। लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, 100 मीटर दूर एक बंदूक की नली से 2 गोलियां चलीं। एक पेट में लगी और दूसरी आगे के पैर के जोड़ में। पहले व्यक्ति के पेट में तुरंत ही एक खूनी छेद हो गया और दूसरे व्यक्ति के अग्रपाद की 2 हड्डियों का जोड़ सीधे टूट गया। मैं यह कहना चाहता हूं कि महंगी चीजें अच्छी होती हैं, सिवाय उनकी कीमत के। इस समय ली यू ने सोचा कि इसका मूल्य प्रति सिक्का 4 मिलियन था। प्रभाव बहुत बढ़िया है। पहला वाला एक चंद्र छाया भेड़िया था, जिसके पेट में एक बड़ा सा खूनी छेद था। उसकी हालत कुल मिलाकर 50% से ज्यादा खराब हो गई थी और ली यू के रक्त छाया ब्लेड की मार से वह धीरे धीरे पीछे हट रहा था। अंततः एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। और एक सींग वाला सुअर जिसके जोड़ टूट गए थे। उसकी हालत मून शैडो वुल्फ से भी बेहतर नहीं थी। उसे बिना आगे के अंक के चलने में दिक्कत हो रही थी। मध्यम स्तर के योद्धा और मानसिक रूप से सक्षम लुओ फैंग से लड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। 6 उड़ते चाकुओं के पूरे बल से सुअर का सिर कट गया। तो बंदर गायब है। जल्दी से 2 राक्षसों से सामग्री इकट्ठा करें और फिर अंतिम उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षस की प्रतीक्षा करने के लिए तैयार रहें। जानकारी में वह वही है जिसकी ताकत भगवान के स्तर के बेहद करीब है। लेकिन लंबे समय तक लियू और अन्य लोगों को अपने आसपास कई जानवर सैनिक स्तर के राक्षसों की लाशों के अलावा कुछ नहीं मिला।
वह बंदर जिसकी शक्ति भगवान के स्तर के करीब थी, गायब हो गया और वह कभी दिखाई नहीं दिया। टहलना। गाओ फैंग ने अपने पीछे हाथ हिलाया, चेंगू और अन्य लोगों को पीछे आने का संकेत दिया और फिर वह आगे बढ़कर उस स्थान की ओर चल पड़ा जहां सूचना में तिजोरी स्थित थी। यह एक मध्यम आकार के विला का अवशेष है। ऐसा लगता है कि इसका आकार मिंगयू समुदाय में ली यू के विला के बराबर है। वहां नीचे एक तहखाना है। लेकिन जैसे ही वे तहखाने में गए और अपने साथ लाए पोर्टेबल टॉर्च को चालू किया, फायर हैमर स्क्वाड के सदस्य अपने सामने की सुनहरी रोशनी से तुरंत अंधे हो गए। जहां भी आप देखेंगे, वे एक समान आकार की सोने की ईंटों से बने हैं। इस लहर का वजन कम से कम 7 या 8 टन तो होगा ही, है ना? गाओ फैंग ने निगल लिया और खुद से बुदबुदाया। विला क्षेत्र के बाहर 9 योद्धाओं की एक टीम धीरे धीरे आगे बढ़ी। अभी अभी यहाँ बहुत सारे राक्षस मर गए। 9 लोगों के बीच भूरे बालों वाला एक बूढ़ा आदमी अचानक रुका और बोला, आज मेरी हालत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे आपका एक अध्याय पढ़ना है। मैं कल इसकी भरपाई कर दूंगा। अध्याय 46 जो आने वाला है वह अंततः आएगा। 14 कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। भारी मुनाफे की यह लहर। जीर्ण शीर्ण और निर्जन विला क्षेत्र में फायर हैमर स्क्वाड धीरे धीरे बाहर चला गया और चेंगू एक बंदूक पकड़े हुए सबसे पहले जोर से हंसने लगा। किसने सोचा था कि इस जगह पर इतना सोना होगा? गाओ फैंग ने रक्त छाया ब्लेड को पकड़ते हुए हल्की आह भरते हुए जवाब दिया। वर्तमान सोने की कीमत के अनुसार पूरे 6 या 7 टन सोने का मूल्य 2.4 बिलियन चीनी युआन है। इतनी बड़ी धनराशि एक युद्ध देवता स्तर के योद्धा को भी लुभा सकती थी, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि अंत में उन्हें इतनी बड़ी रकम मिल जाएगी। ठीक है, चलो अब वापस चलते हैं और वापस आने से पहले इस सोने से निपट लेते हैं। लियू के चेहरे पर भी मुस्कान थी। आखिर 6-7 टन सोना ले जाना टीम के लिए बोझिल होता। सुरक्षा और अन्य पहलुओं को ध्यान में रखते हुए अंततः यह तय किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति 500 किलोग्राम सोना ले जाएगा। 6 लोगों का मतलब 3 टन था और शेष 4 टन के लिए लियू ने अन्य 5 लोगों के चले जाने के बाद उन्हें सीधे सिस्टम में रिचार्ज कर दिया। रिचार्ज सफल। वर्तमान शेष 4.80। यदि हम लियू के बैग में 500 किलोग्राम जोड़ दें तो वर्तमान शेष राशि 5.20 है। खैर, संख्याएं रोमांटिक हैं, लेकिन मुख्य बात यह नहीं है। मुख्य बात यह है कि लियू के हाथ में जो पैसा है वह द सिम्स को 5 बार खेलने के लिए पर्याप्त है। कौन? जब लियू वापस लौटने के बाद उस कुलीन व्यक्ति से हिसाब बराबर करने के बारे में सोच रहा था, तभी लुओ फैंग जोर से चिल्लाया और उसके शरीर के चारों ओर तैरते हुए चाकुओं की तेज धारें तुरंत एक दिशा में इशारा करने लगीं। लियू और गाओ फैंग भी जल्दी से मुड़े और उन्होंने दूर से योद्धाओं की एक टीम को अपनी ओर आते देखा। वे 9 लोग थे, सभी योद्धा। एक युवक और एक बलवान पुरुष को छोड़कर बाकी 7 सभी पीले रंग के लोग थे। उन्होंने लियू और अन्य लोगों के बैगों को देखा, उनकी आंखों में लालच की झलक थी। आखिरकार उन्होंने जो अकेले देखा वह 3 उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों की लाशें थीं और लोगों के इस समूह के बैकपैक लटक रहे थे। जाहिर है कि वे बहुत सारी चीजें ले जा रहे थे। इसका मूल्य कितना होगा? अकेले 3 उच्च स्तरीय जानवर जनरलों का मूल्य लगभग 500 मिलियन होना चाहिए और अन्य विविध जानवर जनरलों को मिलाकर यह कहना निश्चित रूप से अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यह 1 बिलियन है। गनीमत रही कि उन्हें पता नहीं था कि बैग में लटका सोना सोना है। वरना अगर उन्हें पता होता कि कई लोग 3 टन सोना ले जा रहे हैं तो शायद वे उसे सीधे ले जाते। आखिरकार अकेले 3 टन सोने का मूल्य 10 अरब से अधिक है। लेकिन फिर भी यह उन्हें लालची बनाने के लिए पर्याप्त था। हम अभी भी यहाँ टाइगर फैंग टीम से मिल सकते हैं। वे वाकई डरावने हैं। गाओ फैंग ने अपने सामने खड़े 9 लोगों पर नजर डाली और उसकी अभिव्यक्ति धीरे धीरे ठंडी हो गई। वह बहुत अच्छी तरह से जानता था कि टाइगर फैंग स्क्वाड क्या है। मैं नहीं जानता कि उनके साथ यात्रा कर रहे 3 लोग कहां से आए। क्या यही होना चाहिए? लियू के मुंह के कोने थोड़े से हिल गए। टाइगर फैंग स्क्वाड, मिश्रित नस्ल का युवक, मजबूत श्वेत व्यक्ति और भूरे बालों वाला बूढ़ा व्यक्ति। कहने की जरूरत नहीं कि ली वेई के अलावा कोई अन्य संभावना नहीं है। लेकिन विला इलाका पहले से ही सिटी 003 के किनारे पर है, उस जगह से सैकड़ों किलोमीटर दूर जहां मूल उपन्यास में लुओ फैंग और ली वेई मिले थे। फिर भी वे कैसे मिल सकते थे? फायर हैमर स्क्वाड। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम 3 उच्च स्तरीय जानवर सामान्य स्तर के राक्षसों को मार पाओगे। टीम की ताकत तेजी से बढ़ रही है। टाइगर फैंग टीम के लीडर को उम्मीद नहीं थी कि उसे इतने पुराने परिचित से मुलाकात होगी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो अपना बैग यहीं छोड़ दो और यहां से निकल जाओ। हम थंडर टीम अब भी तुम्हारी जान बचा सकते हैं, वरना हमारी पुरानी दोस्ती की कद्र न करने के लिए मुझे दोष मत दो। थंडर स्क्वाड। यह सही है, यह सीनियर लियू हमारे थंडर स्क्वाड के कप्तान हैं और यह श्री कैरोन हमारे उप कप्तान हैं। कहने की जरूरत नहीं कि सीनियर लियू स्वाभाविक रूप से भूरे बालों वाले बूढ़े व्यक्ति हैं और मिस्टर कैरन मजबूत गोरे व्यक्ति हैं। लियू ने हल्की सी आह भरी और अपनी नजर मिश्रित नस्ल के युवक की ओर घुमाई। वह देखना चाहता था कि क्या यह ली वेई मूल पुस्तक की तरह ही घमंडी है। मैं पहली बार सिटी 003 में आया हूं, अपना बैग यहीं छोड़ दो और जा सकते हो। मिश्रित नस्ल का वह युवक मुस्कुरा रहा था और शांत स्वर में बोल रहा था, मानो वह किसी महत्वहीन बात पर बात कर रहा हो। ऐसा लगता है कि 100 अरब का इनाम अवश्य लिया जाना चाहिए। लियू ने अपना सिर हिलाया, उसकी आंखें धीरे धीरे भयंकर होती गईं। वह ली वेई के विचारों को समझ सकता था।
आखिरकार उच्च स्तरीय युद्ध देवता ली याओ का इकलौता पुत्र होने के नाते वह हमेशा जो चाहता था उसे पाने में सक्षम रहा था, इसलिए उसका एक बेईमान चरित्र विकसित होना स्वाभाविक था। यही कारण है कि ली यू ने मनमाने ढंग से सोचा कि शुरुआत में कुलीन व्यक्ति ली वेई थे। लेकिन इसका ली यू से कोई लेना देना नहीं है। चाची ली याओ की पत्नी है, ली यू की पत्नी नहीं। यदि आप इसे चाहते हैं तो आएं और इसे स्वयं ले जाएं। ली यू ने अपनी बाहें छाती पर रख ली, उसकी आंखें आलसी थीं, लेकिन उनमें एक भयंकर चमक चमक रही थी। कुल 3 टन सोना, जिसे 1 अरब से अधिक में बेचा जा सकता है, यहां तक कि ली यू भी इसे 1 अरब से अधिक में नहीं खरीद पाएंगे। क्या आप इसे सिर्फ इसलिए छीनना चाहते हैं क्योंकि आप पाते हैं? गाओ फैंग के हाथ से भारी हथौड़ा भी छीन लिया गया और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। बैकपैक यहाँ है, आओ और इसे स्वयं ले जाओ। लुओ फैंग ने व्यंग्य किया और बैग पीछे फेंक दिया। उसके पीछे 6 उड़ते हुए चाकू तैर रहे थे। चूंकि हम 3 उच्च स्तरीय जानवर जनरलों को मार पाए हैं, इसलिए हम तुम जैसे हारे हुए लोगों से नहीं डरेंगे। चलो, अगर तुम हमें लूटना चाहते हो तो मैं कभी भी तुम्हारे लिए तैयार हूं। वैसे एक मित्रवत अनुस्मारक, हमारे पास अभी भी A+ कवच भेदी गोला बारूद समाप्त नहीं हुआ है। जैसे ही उसने यह बात कही, पीछे बैठे चेंगू ने अपने हाथों से एक लोहे का बक्सा निकाला, उसमें से एक हल्की नीली चमकती हुई गोली निकाली और उसे बंदूक के चेंबर में ठूंस दिया। एक कवच भेदी गोली। 9 लोगों के चेहरे एक पल में बदसूरत हो गए और वे चेंगू को देखने से खुद को रोक नहीं सके, जो भारी स्नाइपर राइफल को सुरक्षा के साथ उन पर तान रहा था। विशेषकर जब उसने गहरे नीले रंग की गोली को बंदूक के चैम्बर में ठूंसते हुए देखा तो उसके चेहरे के भाव और भी बदसूरत हो गए। उन्हें कैसे पता नहीं चला कि यह A+ श्रेणी की कवच भेदी गोली थी, जो उच्च स्तरीय पशु सेनापतियों के कवच को भेद सकती थी। यहां तक कि युद्ध देवता स्तर के योद्धा भी इसकी शक्ति को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। आखिरकार मनुष्य और राक्षस अलग अलग हैं और त्वचा की रक्षात्मक क्षमता राक्षसों के शल्कों के सामने कुछ भी नहीं है। बेशक इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। गोली की गति से एक उच्च स्तरीय जनरल स्तर का योद्धा भी इसे आसानी से चकमा दे सकता है, युद्ध देवता स्तर के योद्धा की तो बात ही छोड़ दीजिए। एक कवच भेदी गोली। एक मध्यम स्तर का सामान्य मानसिक व्यक्ति। सभी सदस्य सामान्य स्तर पर हैं। थंडर स्क्वाड के 9 सदस्यों ने एक दूसरे की ओर देखा। यह स्पष्ट है कि उनके सामने फायर हैमर स्क्वाड की ताकत कमजोर नहीं है। यदि वे जीत भी गए तो यह एक क्षतिपूर्ण जीत होगी और शहर 003 में प्रवेश करने का उनका उद्देश्य राक्षसों का शिकार करना नहीं था। इसके बजाय उन्होंने ली वेई की रक्षा की और उसे जंगल क्षेत्र में व्यवहारिक प्रशिक्षण लेने की अनुमति दी। यदि ली वेई ने गलती की तो अरबों चीनी युआन कमाने की बात तो दूर, अरबों चीनी युआन कमाने पर भी क्या होगा। ली याओ और उसकी चाची 2 कठोर चरित्र थे। अध्याय 47 पृथक्करण 24 कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। गुरुजी, चूंकि आप प्रशिक्षण के लिए जंगल में आए हैं, इसलिए आपको राक्षसों से स्वयं ही निपटना चाहिए। भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी ली वेई के पास गया और फुसफुसाया। उसके पीछे खड़े मजबूत गोरे आदमी ने भी थोड़ा सा सिर हिलाया। उन्हें ली यू और अन्य लोगों से कोई शिकायत नहीं है, इसलिए जोखिम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। टाइगर फैंग टीम के 6 सदस्य अनिच्छुक दिखे, लेकिन इस थंडर टीम में उनकी भूमिका सीमित थी और स्वाभाविक रूप से उनकी बात भी सीमित थी। ठीक है, चलिए चलते हैं। ली वेई असहाय दिखे और उन्हें सहमति में सिर हिलाना पड़ा। हालांकि वह घमंडी है, फिर भी उसे सही गलत का पता है। जंगल में 2 अनुभवी अंगरक्षकों की सलाह को प्राथमिकता देना ही सुरक्षा की कुंजी है। तुम भाग्यशाली हो। ली वेई ने फैसला सुना दिया। टाइगर फेंग टीम के सदस्यों ने लुओ फेंग और बाकियों को अनिच्छा से देखा। उनमें से एक, जो उच्च स्तरीय युवा स्तर का एक हट्टा कट्टा आदमी था, उसने धीमी आवाज में लुओ फेंग को कोसा भी। यह मूल उपन्यास के झांक जेहू जैसा ही है। टाइगर फैंग स्क्वाड। थंडर स्क्वाड की वापसी को देखते हुए लियू को छोड़कर फायर हैमर स्क्वाड में हर कोई आक्रोश से भर गया। चेंगू ने विशेष रूप से अपने दांत पीसते हुए कहा, मैं वास्तव में उन्हें गोली मारकर मार डालना चाहता था। कौन नहीं है? वेई टाई ने भी धीरे से कहा। वे सभी एक ही योद्धा टीम के सदस्य हैं। वे इतने सालों से जिंदगी और मौत के बीच एक साथ रहे हैं और उनके बीच गहरा रिश्ता है। लेकिन अभी अगर हम लड़ते तो शायद हम सभी विरोधियों को जीवित नहीं रख पाते, भले ही अंत में हम सभी मर जाते। आखिरकार उनके पक्ष में सबसे मजबूत व्यक्ति ली यू होना चाहिए, जो मध्यम स्तर के सामान्य स्तर के शिखर पर है, जबकि दूसरी तरफ भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी और सफेद हट्टा कट्टा आदमी दोनों उच्च स्तरीय सामान्य स्तर के मजबूत व्यक्ति हैं। जीतने की संभावना लगभग 0 है। वाइकिंग, वे अब कहां हैं? लुओ फैंग, जो काफी देर से चुप था, अचानक बोल पड़ा। वे सिटी 003 की ओर बढ़ रहे हैं। दूरबीन पकड़े वेई किंग ने जल्दी से कहा। कप्तान, भाई यू, भाई चेन। लुओ फैंग ने अपनी दूरबीन निकाली और थंडर स्क्वाड का स्थान देखा। उसने ली यू और बाकी लोगों को आवाज दी। जब उसने उनकी नजरें अपनी ओर देखी तो उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और धीमी आवाज में कहा, मैं भाई झांक का बदला कभी नहीं भूलूंगा। तुम्हारा मतलब है? ली यू ने पूछा। हालांकि वह आगे की कहानी को स्पष्ट रूप से जानता था, लेकिन जब उसने लुओ फैंग का रवैया देखा तो वह थोड़ा सिर हिलाए बिना नहीं रह सका। वह वफादार और कृतज्ञता से भरी हुई है। पड़ोस में रहने वाले तीसरे व्यक्ति की तुलना में यह सबसे अच्छा इंसान है जिससे जुड़ा जा सकता है। मैं गुप्त रूप से उनका पीछा करूंगा, सही अवसर ढूंढूंगा और उन सभी को मार डालूंगा।
जैसे ही उसने बात की, लुओ फैंग की आंखों में ठंडी रोशनी चमक उठी। लुओ फैंग, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बूढ़े झांग का बदला जरूर लिया जाना चाहिए। चेंगू ने तुरंत लुओ फैंग के शब्दों का पालन किया, अपने दांत पीसते हुए, और यह स्पष्ट था कि उसका बूढ़े झांग के साथ गहरा रिश्ता था। भाई चेन, मैं जाने के लिए सबसे विश्वसनीय व्यक्ति हूं। हालांकि लुओ फैंग गुस्से में था, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। फायर हैमर स्क्वाड में अभी 7 लोग हैं। उसके अलावा ली यू भी उसकी नजर में उपयुक्त नहीं है। वह एक मानसिक शक्ति वाला व्यक्ति था, इसलिए यदि वह 2 उच्च स्तरीय योद्धाओं को पराजित न भी कर पाता तो भी उसे मार नहीं पाता। आखिरकार वह उड़ सकता है। बेशक वॉर गॉड वर्ग अलग है। भले ही वॉर गॉड वर्ग उड़ नहीं सकता, लेकिन हवा में थोड़ी देर के लिए अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लुओ फैंग को आसानी से मार सकता है। जनरल और युद्ध के देवता 2 अलग अवधारणाएं हैं। तुम पर्याप्त मजबूत नहीं हो। ली यू ने चेंगू की ओर देखा, जो अपने दांत पीस रहा था, और अपना सिर थोड़ा हिलाया। वह मुश्किल से एक जनरल के प्राथमिक स्तर तक पहुंच पाया है। अगर आप वहां गए तो आप केवल बोझ बनेंगे। कुछ देर रुकने के बाद उन्होंने आगे कहा, लेकिन हमें निश्चित रूप से कार्रवाई करनी होगी। आखिरकार क्या आप ही एकमात्र हैं जो टाइगर फैंग स्क्वाड को नष्ट करना चाहते हैं? टाइगर फैंग स्क्वाड भी आपको नष्ट करना चाहता है। लुओ फैंग से जो मैंने सुना है, उसके अनुसार टाइगर फैंग टीम पहले से ही आपकी कट्टर दुश्मन है। अब जब उनका आपसे सामना हो ही गया है, तो वे आपको पहाड़ों पर वापस कैसे जाने देंगे और आपको आगे बढ़ने कैसे देंगे? सभी ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि इस बार हमने ज्यादा राक्षसों को नहीं मारा, लेकिन सोने की डली और अन्य चीजें अभी भी मूल्यवान हैं, और हम आपूर्ति बेस पर वापस जा सकते हैं। ली यू ने एक पल के लिए सोचा और व्यवस्था की, क्या यह ठीक रहेगा कि गाओ फैंग और अन्य लोग पहले वापस चले जाएं, जबकि लुओ फैंग और मैं थंडर स्क्वाड का पीछा करेंगे? भाइयों, लुओ फैंग बीच में बोलने ही वाला था कि ली यू ने कहा, लुओ फैंग एक अध्यात्मवादी है और मैं एक उच्च स्तरीय योद्धा हूं। चलो साथ चलते हैं। पहले उनमें से 2 को मार डालो और फिर उस मिश्रित रक्त वाले युवक को टाइगर फैंग टीम को छोड़ने के लिए मजबूर करो। यह सर्वोत्तम परिणाम है और सबसे उचित परिणाम है। आखिरकार सामान्य तौर पर टाइगर फैंग स्क्वाड के सदस्य ली वेई द्वारा नियुक्त अंगरक्षक मात्र हैं, और उनका ली वेई से कोई संबंध नहीं है। वे केवल टाइगर फैंग स्क्वाड के सदस्यों की हत्या करते हैं। अगर वे कम प्रोफाइल रखते हैं तो ली वेई को उनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। लेकिन वास्तविकता हमेशा अतार्किक होती है। मूल उपन्यास में लुओ फैंग का रवैया जितना विनम्र हो सकता था, उतना विनम्र था। उसने ली वेई को 10 अरब से ज्यादा कीमत का डबल लाइन वाला सांप देने की धमकी भी दी थी, लेकिन फिर भी उसका उपहास किया गया। यदि उसे संभव होने पर दया दिखाने का सिद्धांत पता होता, तो अंत में वह लुओ फैंग द्वारा मारा नहीं जाता। उच्च पदस्थ जनरल। सभी लोग थोड़ा हैरान थे। उन्हें उच्च स्तरीय जनरल के स्तर तक पहुंचे हुए कितना समय हो गया है? अगले 2 वर्षों में क्या वह युद्ध के देवता के स्तर पर नहीं पहुंच जाएगा? तो फिर तुम लोग सावधान रहो। गाओ फैंग ने लुओ फैंग के कंधे पर थपथपाया और गहरी आवाज में कहा, अब समय नहीं है, तुम लोगों को अब चले जाना चाहिए। अच्छा। गाओ फैंग ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया, फिर मुड़कर चले गए। हालांकि जाते समय ली यू ने लुओ फैंग की कलाई से संचार घड़ी उतार ली, उसे अपनी कलाई से जोड़ दिया और चुपचाप चेंगू के बैकपैक में रख दिया। चेंगू भी तुरंत समझ गया, उसने थोड़ा सिर हिलाया और धीरे धीरे वहां से चला गया। क्योंकि विला क्षेत्र सिटी 003 के उपनगरों के किनारे पर स्थित है और राजमार्ग से केवल 2 या 3 किलोमीटर दूर है, ली यू और लुओ फैंग ने फायर हैमर स्क्वाड को राजमार्ग में प्रवेश करते देखा, फिर मुड़कर उस दिशा में भाग गए जहां ली वेई और अन्य लोग चले गए थे। ज्यादा समय नहीं लगा और हम एक घनी आबादी वाले क्षेत्र में पहुंच गए। ली यू और लुओ फैंग जल्दी से एक आवासीय इमारत में पहुंचे और कुछ ही सांसों में 5वीं मंजिल पर एक खिड़की के सामने आ गए। फिर उसने दूरबीन निकाली और थंडर स्क्वाड के निशान ढूंढने लगा। वहां लुओ फैंग ने इसे सबसे पहले देखा, उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। ली यू ने लुओ फैंग के नजरिए का अनुसरण किया और एक होटल की 6ठी मंजिल की बालकनी पर 2 आकृतियां देखी। उनमें से एक है झांग जेहू। अध्याय 48। मैं अंततः 24 से आगे जी गया। 34 कृपया पढ़ें और सुझाव दें। अवसर की प्रतीक्षा करो। अब जब उसे थंडर स्क्वाड का स्थान मिल गया था, ली यू मुड़ा और कमरे में वापस आ गया। सही अवसर आने तक प्रतीक्षा करें। आखिरकार भले ही ली यू और लुओ फैंग दोनों उच्च स्तरीय जनरल थे, दूसरे पक्ष के पास अधिक लोग और अधिक शक्ति थी, और यदि वे सीधे हमला करते तो वे निश्चित रूप से थोड़े समय में लड़ाई को समाप्त नहीं कर पाते। यदि समस्या को कम समय में हल नहीं किया जा सकता है और दूसरे पक्ष को मदद मांगने का अवसर मिलता है, तो ली यू और उनकी टीम समाप्त हो जाएगी। युद्ध के देवता स्तर के योद्धा का सामना करते हुए ली यू और लुओ फैंग का प्रतिरोध निरर्थक होगा। सिम्स चालू करो। लुओ फैंग बाहर पहरा दे रहा था, इसलिए ली यू कमरे में चला गया और सीधे सिम्स शुरू कर दिया। चूंकि वह सबके सामने सोने को पैसे में नहीं बदल सका, इसलिए उसका वर्तमान शेष 4.80 है। 4 सिम्स के लिए पर्याप्त। ली यू ने आगे देखा और ये शब्द उसकी आंखों के सामने प्रकट हुए। 21 साल की उम्र में आप पहले से ही एक मध्यम स्तरीय जनरल स्तर के योद्धा थे, आपकी युद्ध शक्ति एक उच्च स्तरीय जनरल के करीब थी। टाइगर फैंग दस्ते के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करते समय आपको ली वेई को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा और फिर आप जियांगन बेस सिटी भाग गए। 22 साल की उम्र। हालांकि आपने चेंगू को वह संचार घड़ी दी थी जिसका पता लगाया जा सकता है, लियाओ ने आपूर्ति बेस की निगरानी की जांच के बाद आपको मुख्य संदिग्ध घोषित कर दिया। 23 साल की उम्र में आपने कठिन प्रशिक्षण लिया और सफलतापूर्वक एक उच्च स्तरीय जनरल के स्तर तक पहुंचे। तब लियाओ ने आपको सीधे हत्यारे के रूप में पहचाना।
24 साल की उम्र में आप पिछले 3 साल एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के संरक्षण में सुरक्षित रहे। हालांकि एक शिकार यात्रा के दौरान ली याओ ने आपको मार डाला। मैं जानता था। ली यू ने जल्दी से कुछ पंक्तियां पढ़ी, अपने कंधे उचकाए और इसे अनदेखा कर दिया। यह तो अपेक्षित ही है। आखिरकार ली याओ ली वेई को कितना महत्व देते थे, यह देखते हुए उन्होंने सिटी 003 की हत्या होते ही उसकी पूरी तरह से तलाशी ली। अपने आप को संदिग्ध मानना सामान्य बात है। हालांकि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल ली याओ द्वारा हत्यारा होने की पुष्टि के बाद भी उसकी हत्या से पहले 24 साल की उम्र तक उसकी रक्षा करने में सक्षम था। इससे पता चलता है कि ली याओ अभी भी पिछले कुलीन व्यक्ति से अलग है। सिमुलेशन के अंत में आप पुरस्कार के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक चुन सकते हैं। 1. 24 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट क्षेत्र। 2. 24 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट का ज्ञान। 3. मृत्यु से आधे दिन पहले की स्मृति। वर्तमान शेष 3.80. 1. ली यू ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे पहला विकल्प चुन लिया। आखिरकार, हालांकि वह अब उच्च स्तरीय जनरल बनने की कगार पर हैं, लेकिन वह अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। इसके अलावा मार्शल आर्ट के बारे में उनकी समझ में भी ज्यादा सुधार नहीं हुआ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी मांसपेशियों में एक जानी पहचानी झुनझुनी सी महसूस हुई। कुछ देर तक मांसपेशियों में उबाल आने के बाद ली यू खड़ा हुआ और अपने अंगों को तानने लगा। उन्नत सामान्य स्तर। सिम्स चालू करो। आपके पास जीवन का अनुकरण करने के 4 अवसर हैं, इसलिए आप केवल एक का ही उपयोग नहीं कर सकते। हालांकि मैं अभी युद्ध के देवता के स्तर तक नहीं पहुंचना चाहता, फिर भी मुझे एक शक्तिशाली उच्च स्तरीय योद्धा बनना है। अब एक उच्च स्तरीय जनरल के रूप में लुओ फैंग का उल्लेख नहीं करना चाहिए, जो अचानक 2 उच्च स्तरीय जनरलों को मार सकता है। यहां तक कि वरिष्ठ लियू के रूप में जाना जाने वाला उच्च स्तरीय जनरल भी उसे दबाने में सक्षम होना चाहिए। ये शब्द मेरी आंखों के सामने प्रकट हुए। 21 साल की उम्र में आप पहले से ही एक उच्च स्तरीय जनरल हैं। जब थंडर स्क्वाड की मुख्य सेना बाहर होती है, तो आप धीरे धीरे टाइगर फैंग स्क्वाड के सदस्यों को मारते हैं। इसके बाद आप लुओ फैंग से अलग हो गए और जियांगन बेस सिटी लौट आए। जुगे ताओ की मदद से आप सफलतापूर्वक विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश कर गए। 22 साल की उम्र में कुलीन प्रशिक्षण शिविर में 1 साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद आप 9 परत वाले थंडर ब्लेड के तीसरे स्तर में सफलतापूर्वक प्रवेश कर चुके हैं। हालांकि आपके क्षेत्र में कोई खास प्रगति नहीं हुई है, लेकिन आपकी युद्ध शक्ति में भारी वृद्धि हुई है। 23 वर्ष की आयु में 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद आपकी ताकत में थोड़ा सुधार हुआ है। 24 साल की उम्र में न्यूयॉर्क बेस सिटी के समुद्र तल में एक भयानक विशालकाय जानवर जाग उठा और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल गया। कुछ ही दिनों में वह बीजिंग बेस सिटी पहुंच गया। प्रतिरोध करते हुए आप उस विशालकाय जानवर के पंजों से मारे गए। एक भयानक जानवर। यह सुनहरे सींग वाला जानवर होना चाहिए। मैं इस बार भी 24 साल से अधिक नहीं जी पाया। पाठ की सामग्री को याद करने के बाद ली यू ने कंधे उचकाए और हंस दिया। उन्होंने अपने जीवन का अनुकरण कई बार किया, लेकिन कभी भी 24 वर्ष की आयु से अधिक नहीं जी सके। सिमुलेशन के अंत में आप पुरस्कार के रूप में निम्नलिखित 3 वस्तुओं में से एक चुन सकते हैं। 1. 24 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट क्षेत्र। 2. 24 वर्ष की आयु में मार्शल आर्ट का ज्ञान। 3. मृत्यु से आधे दिन पहले की स्मृति। 2. सिम्स में 9 परत वाले थंडर ब्लेड को तीसरे स्तर तक विकसित कर दिया गया है। क्या ली यू के पास अब भी कोई विकल्प है? 28%। पुनर्तः 3 गुना वृद्धि। यदि ली यू ने 9 स्तर वाले थंडर ब्लेड के तीसरे स्तर का उपयोग करने के बाद मुश्किल से उच्च स्तरीय जनरल के पद तक पहुंच पाया होता, तो उसे उच्च स्तरीय जनरलों के बीच मुख्यधारा के स्तर पर माना जाता। कोई इससे कैसे इनकार कर सकता है? जैसे ही ली यू ने अपना चुनाव किया, उसके मन में मार्शल आर्ट के बारे में अनगिनत ज्ञान और अंतर्दृष्टि उभरने लगी। यह सिम्स में मार्शल आर्ट की समझ है। इसमें 9 परत थंडर ब्लेड भी शामिल है। सिम्स चालू करो। शेष राशि की जांच करने के बाद, जो 2.80 शेष थी, ली यू ने अपने मन में फिर से चिल्लाया। बस एक सिमुलेशन को किसी भी स्थिति के लिए तैयार रखें और बाकी को जल्द से जल्द अपनी ताकत में बदल लें। खुद को मजबूत बनाना सबसे अच्छा तरीका है। 21 साल की उम्र में ही आप एक उच्च स्तरीय योद्धा बन चुके हैं। उच्च स्तरीय प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने के बाद आपकी शक्ति और भी बढ़ गई है। 22 वर्ष की आयु में अभिजात वर्ग प्रशिक्षण शिविर में 1 वर्ष के कठिन प्रशिक्षण के बाद आपकी ताकत उच्च स्तरीय योद्धाओं के मुख्यधारा स्तर तक पहुंच गई है। 23 साल की उम्र में आपका 9 परत वाला थंडर ब्लेड 5वें स्तर पर पहुंच गया है। आपकी युद्ध शक्ति जनरल स्तर के शिखर पर पहुंच गई है। केवल एक युद्ध देवता स्तर का योद्धा ही आपसे लड़ सकता है। 24 वर्ष की आयु में सुनहरे सींग वाला जानवर जाग उठता है और आप सफलतापूर्वक अपनी जान बचाते हुए राजधानी के आधार शहर से भाग निकलते हैं। थंडर गॉड, हॉन्ग, लुओ फैंग और अन्य लोगों ने मिलकर सुनहरे सींग वाले जानवर को सफलतापूर्वक मारने के लिए काम किया। 25 साल की उम्र में नुओ लानशान नामक एक परिवार की टीम ने पृथ्वी की खोज की थी। अपनी खोज के दौरान उन्हें आपने खोज लिया और अंततः उन्हें चुप कराने के लिए उनकी हत्या कर दी गई। वर्तमान शेष 1.80। गवाह को चुप कराने के लिए हत्या। ली यू ने कंधे उचका दिए और परवाह नहीं की। कई बार मरने के बाद उसे इसकी आदत हो गई। इसके अलावा ली यू के अब तक के सभी जीवन सिमुलेशन में यह सबसे लंबा समय है। ऐसा लगता था जैसे उस पर पहले कोई श्राप लगा हो और वह 24 साल से ज्यादा नहीं जी पाएगा। कम से कम अब मैं 25 साल का हो गया हूं। 2. ली यू ने एक विकल्प चुना। 9 परत थंडर ब्लेड का 5वां स्तर पूरा हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता गया, ली यू और लुओ फैंग लेई टीम की गतिविधियों पर नजर रखते रहे, लेकिन उन्हें हमला करने का सबसे अच्छा अवसर कभी नहीं मिला।
आखिरकार जब तक हम कार्रवाई करते हैं, भले ही हम एक साथ सभी लोगों से छुटकारा नहीं पा सकते, हमें कम से कम टाइगर फैंग टीम के लोगों से छुटकारा पाना होगा। लेकिन थंडर टीम ने उन्हें एक भी मौका नहीं दिया। हर बार जब वह गैरीसन से निकलता, तो रात की पहरेदारी करने वाले 2 लोगों को बिना आराम के पीछे छोड़ जाता। भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी और गोरा बलवान आदमी असली लड़ाकू ताकत थे और हमेशा खुद को बेहतरीन स्थिति में रखते थे। इस तरह लुओ फैंग और ली यू ने पूरे 3 दिन इंतजार किया। हम अब और इंतजार नहीं कर सकते, पहले बचे हुए 2 लोगों से निपट लें। ली यू ने लुओ फैंग की ओर देखा और कहा। मूल उपन्यास में लुओ फैंग ने 10 दिन इंतजार किया, आखिरकार उसके पास कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ली यू में इतना धैर्य नहीं था। उनकी गतिविधियां बहुत नियमित हैं। अगर हम इसी तरह इंतजार करते रहे, तो भले ही वे बेस शहर लौट आएं, हमें कोई अच्छा मौका नहीं मिल पाएगा। अध्याय 49 जानवरों का ज्वार। 44 कृपया पढ़ें और सुझाव दें। आज तीसरा दिन है। झांग जेहू और बंदूकधारी ली जियाओ होटल में ही रुके होंगे। चलो पहले उन्हें मार डालें। लुओ फैंग ने खंडन नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि ली यू ने जो कहा था वह सच था। एक पल सोचने के बाद उसने दांत पीस लिए और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। तैयार हो जाओ, तुम में से प्रत्येक के लिए एक, और इसे जल्दी से हल करो। अच्छा। समय तेजी से बीत गया और आकाश धीरे धीरे काला पड़ने लगा। ली यू और लुओ फैंग की चौकस निगाहों के नीचे थंडर स्क्वाड ने होटल छोड़ दिया और चुपचाप अपने बेस को छोड़ दिया जब वे अब अपनी पीठ नहीं देख सकते थे। होटल की ओर गली में चलें। यात्रा लंबी नहीं थी, लेकिन ली यू और लुओ फैंग ने जानबूझकर समय में देरी की, इसलिए उन्हें होटल के उत्तरी द्वार तक पहुंचने में आधा घंटा लग गया। 40 मिनट में थंडर स्क्वाड लगभग बहुत दूर चला गया है। ली यू ने समय का अनुमान लगाया, फिर आगे बढ़कर सीढ़ियों पर चढ़ गया और सावधानीपूर्वक लेकिन तेजी से छठी मंजिल की ओर बढ़ गया। लुओ फैंग भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ क्योंकि थंडर टीम ने होटल में चेक इन करते समय वहां से राक्षसों को बाहर निकाल दिया था, इसलिए उन्हें छठी मंजिल तक एक भी राक्षस नहीं मिला। छठी मंजिल पर गलियारे पर चलते हुए ली यू और लुओ फैंग दोनों तरफ के कमरों से आती आवाजें सुनते हुए धीरे धीरे आगे बढ़े। जल्द ही एक कमरे में कुछ बातचीत की आवाजें सुनाई देने लगीं। यहाँ। ली यू ने हाथ हिलाकर लुओ फैंग को पास आने का इशारा किया। यह पुष्टि करने के बाद कि यही कमरा है, दोनों ने हल्के से सिर हिलाया। कमरे में झांग जेहू और ली जियाओ बातें कर रहे थे, लेकिन अचानक उन्हें धड़कन महसूस हुई। आखिरकार जंगल में वर्षों तक भटकने और रस्सी पर नाचने के बाद खतरे का सामना करने पर कुछ प्रतिक्रिया होना सामान्य बात है। हालांकि यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि लुओ फैंग ने इसे स्कैन करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया था। दोनों आदमी भी इस संकट की भावना को गहराई से समझ गए और तुरंत सतर्क हो गए। ली शियाओ के हाथ में मशीन गन और झांग जेहू के हाथ में माचेता था। वे उठे और कमरे के दरवाजे की ओर चल पड़े। राक्षस नहीं। झांग जेहू ने दरवाजा खोलने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वह बाहर देखने के लिए कमरे से बाहर जाने वाला था, एक रक्त छाया तलवार अचानक चमक उठी और झांग जेहू की आंखों के सामने एक रक्त रेखा दिखाई दी। उसके पीछे ली जियाओ की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी। लुओ फैंग का उड़ता हुआ चाकू हवा में लटका हुआ था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह तुरंत उड़कर अंदर आ गया और एक काली रोशनी में बदल गया, जिससे ली जियाओ का सिर उड़ गया। झांग जेहू की अंतिम चेतना में दरवाजे पर 2 आकृतियां दिखाई दी। दोनों ने काले लड़ाकू वर्दी, मिश्र धातु के लड़ाकू जूते और रक्त छाया तलवारें पहन रखी थीं। यह लुओ फैंग और ली यू थे। झांग जेहू की आंखें धुंधली और अविश्वास से भरी थीं, लेकिन ली यू की रक्त छाया तलवार ने आखिरकार उसका गला काट दिया था। अविश्वास भरी निगाहों के नीचे उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा, जीवन का कोई निशान नहीं था। एक पल के लिए पूरे कमरे में केवल झांग जेहू और ली जियाओ के शरीर से टपकते खून की आवाज सुनाई दे रही थी। दृश्य को इस प्रकार व्यवस्थित करें कि वे पहचाने न जा सकें और उन्हें सचेत करें। ली यू ने चुप लुओ फैंग को देखा, उसके कंधे पर थपथपाया और कहा। लुओ फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया, झांग जेहू के शरीर पर एक आखिरी नजर डाली, फिर ली यू के पीछे कमरे से बाहर, होटल से बाहर निकला और सीधे जानवरों के एक छोटे झुंड की ओर चला गया। ली यू और लुओ फैंग ने एक एक चाकू पकड़ लिया और झुंड में 1 दर्जन से अधिक पशु सैनिक स्तर के राक्षसों को मार डाला, जिससे सफलतापूर्वक घृणा आकर्षित हुई। फिर वह होटल की ओर भागा। लगभग 100 जंगली सुअर उसके पीछे पीछे चल रहे थे। वे तब तक नहीं रुके जब तक वे उसे होटल की छठी मंजिल तक नहीं ले गए। लुओ फैंग ने झांग जेहू का चाकू उठाया और उसे बेतहाशा घुमाया। हर वार के साथ एक सींग वाले जंगली सुअर का सिर धड़ से अलग हो गया। ली यू ने ली शियाओ की मशीन गन उठाई, गोला बारूद बेल्ट खींचा और जंगली सुअर की दिशा में बेतहाशा गोली चला दी। उनमें से दर्जनों को मारने के बाद ली यू की गोला बारूद की बेल्ट खाली हो गई, इसलिए दोनों लोगों ने हार मान ली। झांग जेहू और ली जियाओ के शवों के बगल में अपने माचे और मशीन गन फेंक दिए और जल्दी से खिड़की से बाहर कूद गए। छठी मंजिल की ऊंचाई दोनों जनरल स्तर के योद्धाओं के लिए कोई समस्या नहीं थी। उन्होंने आसानी से टक्कर रोकी और एक प्लास्टिक शेड पर गिरे, फिर जल्दी से बच निकले। बचे हुए जंगली सुअर जवाबी कार्रवाई करने के लिए किसी को न पाकर केवल होटल के खंडहरों पर ही जवाबी कार्रवाई शुरू कर सके। लेकिन सच कहूं तो इस होटल की निर्माण गुणवत्ता अभी भी अच्छी है। दशकों बाद भी दर्जनों जंगली सुअरों के उत्पात के कारण यह ढहा नहीं है। जहां तक झांग जेहू और ली जियाओ के शवों का सवाल है, सुअर सर्वाहारी होते हैं और खाने में झिझकते नहीं हैं। 3 घंटे बाद थंडर स्क्वाड होटल लौटा। 7 लोग जो पहले बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, होटल में घुसते ही स्तब्ध रह गए। इसमें खून की गंध आ रही है। भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी गंभीर दिख रहा था और फिर सावधानी से छठी मंजिल की ओर चला गया।
छठी मंजिल भी ली यू और लुओ फैंग की व्यवस्था का केंद्र थी। यह सबसे अव्यवस्थित थी, जहां बड़ी संख्या में राक्षसों के अवशेष दिखाई दे रहे थे। यहाँ युद्ध के निशान भी मौजूद हैं, जैसे मशीन गन के छेद और गोलियों के खोल तथा थोड़े विकृत चाकू। वे सभी यह बता रहे थे कि यहाँ अभी कितना भयंकर युद्ध हुआ था। सब कुछ अत्यंत स्वाभाविक लग रहा था। पहले नीचे जाओ। भूरे बालों वाले बूढ़े आदमी ने अचानक एक आदेश दिया। हालांकि टाइगर फैंग टीम में हर कोई गुस्से में दिख रहा था, लेकिन उनके बगल में टाइगर फैंग टीम के कप्तान ने भी नीचे जाने का आदेश दिया। जाहिर है, वे इस तथाकथित उचित प्रकृति को नहीं पहचानते। ली यू ने भी वास्तव में इस पर विचार किया। आखिरकार झांग जेहू और ली जियाओ जैसे अनुभवी योद्धा हालांकि बहुत मजबूत नहीं हैं, बहुत सतर्क हैं। यहां तक कि अगर राक्षसों का एक समूह होटल में प्रवेश करता है, तो वे तुरंत एक विकल्प चुन लेंगे और सफलतापूर्वक भागने की कम से कम 50% संभावना है। यदि आप बच नहीं पाए तो भी आपको मौत से लड़ने के बजाय उनसे मदद मांगनी चाहिए थी। यह अनुचित है। जब तक कि उन दोनों का सामना एक जानवर सामान्य स्तर के राक्षस से नहीं हुआ, जिसने उन्हें सटीक रूप से निशाना बनाया, और फिर लड़ाई के दौरान बड़ी संख्या में जानवर दौड़ पड़े। लेकिन वास्तविकता में ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे, हालांकि यह अनुचित लग रहा था। झांग जेहू और ली जियाओ का सामान इकट्ठा करने के बाद थंडर स्क्वाड होटल से बाहर निकल गया और ली यू और लुओ फैंग की नजरों से ओझल हो गया। इसके बाद जब भी वे शिकार के लिए निकलते तो कोई भी सदस्य पीछे नहीं रहता था, बल्कि वे सभी सातों एक साथ निकल पड़ते थे। जाहिर है, थंडर स्क्वाड सतर्क हो गया है। अध्याय 50। आप अपने कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। 3000 शब्दों का अध्याय, कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। फैंग जी, मैं उन दो उच्च स्तरीय योद्धाओं को पकड़ने के लिए जिम्मेदार हूं। क्या तुम टाइगर फैंग टीम के शेष सदस्यों को तुरंत मार सकते हो? लगातार 5 दिनों तक कोई कार्रवाई करने का मौका न मिलने पर लियू ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और लुओ फैंग से पूछा। कर सकना। लुओ फैंग ने उसकी वर्तमान ताकत का अंदाजा लगाया। उसकी शारीरिक क्षमता एक जूनियर जनरल जितनी थी, जबकि एक आध्यात्मिक गुरु एक उच्च स्तरीय जनरल होता है। नौपरत वाले थंडर ब्लेड के अलावा थंडर स्क्वाड में केवल लियू उपनाम वाला बूढ़ा व्यक्ति और मजबूत श्वेत व्यक्ति ही उसके नियंत्रण के बारे में पूरी तरह आश्वस्त नहीं थे। तो फिर कार्रवाई के लिए तैयार हो जाओ। अपेक्षित उत्तर सुनकर लियू ने सिर हिलाया, रक्त छाया ब्लेड उठाया और सावधानी से नीचे की ओर चला गया। लुओ फैंग भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। मरना। एक जीर्ण शीर्ण आवासीय भवन के नीचे ली वेई तलवार पकड़े हुए प्राथमिक जानवर सामान्य स्तर के एक सींग वाले जंगली सुअर के साथ लड़ रहा था। लियू उपनाम वाला बूढ़ा आदमी और मजबूत श्वेत व्यक्ति उसके पीछे खड़े थे, किसी भी समय बचाव के लिए तैयार। जहां तक टाइगर फैंग टीम के शेष 4 सदस्यों का सवाल है, वे क्षेत्र के चारों ओर पहरा दे रहे थे। अगर आपकी कोई पृष्ठभूमि है तो यह अलग बात है। टाइगर फैंग टीम के एक गंजे मजबूत आदमी ने राक्षस से लड़ रहे ली वेई को ईर्ष्या से देखा और फुसफुसाया, युद्ध का अनुभव जमा करने के लिए उन्हें 2 उच्च स्तरीय योद्धाओं को अंगरक्षक के रूप में नियुक्त करना होगा और वे हमारी पूरी टीम को सतर्कता के लिए जिम्मेदार भी कहते हैं। इस तरह का व्यवहार मैंने पहली बार देखा है। कौन कहता है कि यह सच नहीं है? जब हमने शुरुआत की थी तो हम सभी बड़े पेट के साथ जोखिम उठाते हुए रस्सी पर चल रहे थे। हाथ में बंदूक पकड़े हुए उस हटे कट्टे आदमी ने चेहरे पर ईर्ष्या भरी नजर से जवाब दिया। उनके जैसे साधारण योद्धाओं के लिए जंगल खतरों से भरा है और कमजोर लोगों के पास कोई विकल्प नहीं है। चाहे आपका सामना किसी भी स्थिति से हो, आपको या तो मौत तक लड़ना होगा या फिर भाग जाना होगा। यह असंभव है कि यदि आपका सामना किसी ऐसे राक्षस से हो जिसे आप हरा नहीं सकते, तो यदि आप चिल्लाएं कि मैं इसे नहीं हरा सकता, तो राक्षस हमला करना बंद कर देगा, है ना? जहां तक इस बात का सवाल है कि वह बच सकता है या नहीं, यह भाग्य पर निर्भर करता है। ली वेई के विपरीत, जिनके पास उनकी रक्षा के लिए 2 उच्च स्तरीय योद्धा हैं, वे शक्तिशाली राक्षसों से सीधे निपट सकते हैं और केवल ली वेई के अभ्यास के लिए उपयुक्त राक्षसों को ही अपने पास रख सकते हैं। बस इतना ही। लड़ाई के दौरान अगर स्थिति वाकई खतरनाक हो तो वे मदद मांगेंगे। आज की तरह ही ली वेई के लिए चुना गया प्राथमिक पशु जनरल विशेष रूप से एक गेंडा जंगली सुअर था। क्योंकि गेंडा सुअर मजबूत लेकिन धीमा है, यह प्रशिक्षण के लिए अधिक उपयुक्त है। अच्छा जन्म होना भी व्यक्ति की ताकत का हिस्सा है। इसके लिए किसे दोषी ठहराया जा सकता है? टाइगर फैंग टीम के नेता ने अपना सिर हिलाया, सावधान और सतर्क रहें, हुजी और जियाओ चले गए हैं, हमें सुरक्षित वापस आना है। जब मैं और अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा तो मैं इसकी जांच करूंगा कि यह किसने किया। यह निश्चित रूप से कोई दुर्घटना नहीं है। जैसे ही वह बोल रहा था, टाइगर फैंग टीम के नेता के चेहरे पर एक क्रूर भाव उभर आया। सामान्य स्तर के राक्षस ने 2 उच्च स्तरीय योद्धाओं को निशाना बनाया और उन्हें एक ही बार में मार डालने के लिए घात में छिप गया। दुनिया में ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? यह संभवतः उनकी टाइगर फैंग टीम का कोई दुश्मन था जिसने उनके शिकार पर होने का फायदा उठाया और झांग जेहू और ली जियाओ को तुरंत मार डाला। जहां तक सवाल है कि यह ली वेई का दुश्मन क्यों नहीं था। जो व्यक्ति प्रशिक्षण और अनुभव प्राप्त करने के लिए जाते समय 2 उच्च स्तरीय जनरलों को अंगरक्षक के रूप में साथ ले जा सकता है, तो जिस शत्रु को उसने अपमानित किया है, वह कम से कम युद्ध के देवता के स्तर का तो होना ही चाहिए, है ना? अगर कोई युद्ध देवता स्तर का योद्धा उन्हें मारना चाहता, तो ऐसे ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं होती। वह बेस शहर छोड़ने के पहले ही दिन उन सभी को आसानी से मार सकता था। फायर हैमर स्क्वाड। अचानक यह शब्द टाइगर फैंग टीम के कप्तान के दिमाग में आया और उसने दांत पीसते हुए इसे जोर से कहा। क्या यह फायर हैमर स्क्वाड था?
जब गंजे मजबूत आदमी और अन्य लोगों ने सुना कि कप्तान ने अचानक फायर हैमर स्क्वाड को बुलाया तो वे दंग रह गए और फिर उनके दांत पीस गए। हाँ, फायर हैमर स्क्वाड भी सिटी 003 में है और टाइगर फैंग स्क्वाड के साथ उसका खूनी झगड़ा है। बहुत मुमकिन है कि उन्होंने झांग जेहू और ली जियाओ को मार डाला हो। सभी सदस्य जनरल स्तर के हैं और नेता एक मध्यम स्तर का जनरल है। यह स्वाभाविक है कि वह झांग जेहू और ली जियाओ को तुरंत मार सकता है। अगली बार जब हम जंगल में प्रवेश करेंगे तो मैं पान या उन्हें खून से भुगतान करवाऊंगी। टाइगर फैंग टीम के कप्तान के चेहरे पर क्रूरता का भाव था। वह दांत पीस रहा था और मुठ्ठियां भींच रहा था। यही बात अन्य 3 के लिए भी सत्य थी। उन्हें यह नहीं पता था कि ली यू और लुओ फैंग, जो पास ही स्थित एक आवासीय इमारत की दूसरी मंजिल पर छिपे हुए थे, उन्होंने उनकी बातें स्पष्ट रूप से सुन ली थीं। आपने सही अनुमान लगाया, लेकिन आपको फिर से जंगली क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए जीवित रहना होगा। लुओ फैंग ने कोई आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में हत्या का इरादा लगभग वास्तविकता में बदल गया। तैयार हो जाओ। ली यू भी अस्पष्ट नहीं था। हालांकि उसे ली वेई और टाइगर फैंग स्क्वाड से कोई सीधी दुश्मनी नहीं थी, फिर भी कभी कभी लोगों को मारने के लिए दुश्मनी की जरूरत नहीं होती। यह ठीक वैसा ही है जैसे जब टाइगर फैंग स्क्वाड ने फायर हैमर स्क्वाड पर घात लगाकर हमला किया और उसे नुकसान पहुंचाया, तो झांग जेहू को छोड़कर अन्य 5 लोगों को फायर हैमर स्क्वाड से कोई शिकायत नहीं थी। जब तक इससे मुझे लाभ होता है, मुझे अन्य लोगों के जीवन से क्या लेना देना। यह लाभ कोई ठोस लाभ हो सकता है, जैसे कि धन। उदाहरण के लिए, लियू उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति और बलवान गोरे व्यक्ति ने निजी तौर पर टाइगर फैंग टीम से वादा किया होगा कि वे उन्हें फायर हैमर टीम से निपटने में मदद करेंगे। यह अदृश्य भी हो सकता है, जैसे दोस्ती, जैसे टाइगर फैंग टीम पूरी फायर हैमर टीम को मारना चाहती थी क्योंकि झांग जेहू ने लुओ फैंग पर 100 मिलियन को दिए थे। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत राय पर निर्भर है कि यह इसके लायक है या नहीं। और ली यू की नज़र में सिटी लॉर्ड लुओ का एहसान स्पष्ट रूप से कीमत के लायक है। यही मुख्य कारण है कि ली यू टाइगर फैंग टीम को मारने में उसका साथ देने के लिए इतनी बड़ी दूरी तक जाने को तैयार है। लुओ फैंग को सिर हिलाते देख ली यू ने अपनी सांस को थोड़ा शांत किया, फिर धीरे धीरे बाहर चला गया और ली वेई और अन्य लोगों के सामने प्रकट हुआ। कौन? ली यू उपनाम वाला बुरा आदमी और बलवान गोरा आदमी तुरंत सतर्क हो गए। पहला ली वेई की ओर दौड़ा और दूसरा मुख्य जानवर, सामान्य स्तर के गेंडा जंगली सुअर की ओर। एक ने उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया और दूसरे ने तुरंत गेंडा जंगली सुअर का सिर काट दिया। फिर वे सब ली यू की ओर देखने लगे। फायर हैमर स्क्वाड से कोई? टाइगर फैंग टीम का कप्तान गुर्राया, फिर उसकी आंखें चमक उठीं। मेरे हृदय में परमानंद उमड़ पड़ा। वह इस बात को लेकर चिंतित था कि फायर हैमर स्क्वाड से कैसे बदला लिया जाए, लेकिन वह अजीब तरीके से उसके सामने आ गया। तुम ही थे जिन्होंने झांग जेहू और ली जियाओ को मार डाला था। गाओ फैंग कहाँ है? तुम अकेले क्यों हो? टाइगर फैंग टीम के कप्तान ने कई बार चिल्लाया और फिर अपने आसपास के वातावरण का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करना शुरू किया, लेकिन अंत में यह सब व्यर्थ था। अच्छा, तो क्या हुआ? ली यू ने कंधे उचकाए और ली वेई को देखने लगी। मिश्रित नस्ल का यह युवक काफी सुंदर है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि वह आज जीवित नहीं बचेगा। 3. ली यू ने गंभीर भाव से कहा। इस टाइगर फैंग टीम के साथ मेरा खून का झगड़ा है और अब यह स्पष्ट है कि वह क्या करना चाहता है। मैं तुम तीनों से उसे रोकने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तुम तीनों से सिर्फ यह कह रहा हूं कि तुम रास्ते से हट जाओ और मुझे उन चारों के साथ मरने तक लड़ने दो। यह युवा गुरु यंग मास्टर ली वेई होना चाहिए। हालांकि मेरा उनसे कभी कोई संपर्क नहीं रहा, मैंने उनकी प्रतिभा के बारे में सुना है और उनकी बहुत प्रशंसा करता हूं। मुझे आशा है कि यंग मास्टर ली वेई कुछ दया दिखाएंगे। ली यू को लगा कि सिम्स में भी वह इतना विनम्र कभी नहीं रहा। हालांकि यह देखते हुए कि दूसरा पक्ष मर रहा था, उसे अब इसकी कोई परवाह नहीं थी। तुम कौन होते हो जो युवा मालिक से इस तरह बात कर रहे हो? ली यू उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति ने भौहें चढ़ाई और चिल्लाया। ली यू, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल का एक योद्धा, 21 वर्षीय, एक मध्यम स्तर का योद्धा। ली यू ने गंभीर नजर से अपना परिचय दिया। तेज दिमाग वाला। कई लोग हंसे, विशेष रूप से ली वेई, जो एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को जीवित रहने के लिए संघर्ष करते हुए देखने का आनंद ले रहे थे। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के बारे में क्या? ली वेई को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। तो क्या हुआ अगर मैं प्रतिभाशाली हूं? जब तक वह बड़ा नहीं हो जाता, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति सिर्फ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही रहता है। इसके अलावा एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को मारना जो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है, भी एक दिलचस्प बात है। तुम्हारा पैन्या के साथ खून का झगड़ा है, इसलिए तुमने पैन्या के 2 साथियों को मार डाला। ली वेई ने उदासीन भाव से ली यू को आलस से देखा, लेकिन वे भी मेरे थंडर स्क्वाड के सदस्य हैं। आपने मेरे थंडर स्क्वाड के सदस्यों को मार डाला और आप उम्मीद करते हैं कि हम खड़े होकर देखते रहेंगे। मास्टर ली वेई, यह आपके लिए अच्छा नहीं है ना? नतीजा उम्मीद के मुताबिक ही हुआ। ली यू ने आंखें सिकोड़ लीं और बस आह भरते हुए कहा कि उसे अपने किए का अंजाम भुगतना पड़ेगा। उस शापित व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता। उन्होंने अपना आसन नीचे इसलिए किया था ताकि यह दर्शाया जा सके कि वे कोई बड़ा खतरा नहीं है, ताकि दूसरे पक्ष को सीधे मदद मांगने के लिए मजबूर न होना पड़े। क्योंकि एक बार ली वेई मदद मांगता है, तो ली याओ तुरंत उसकी सहायता के लिए पास के युद्ध देवता स्तर के एक बलवान को ढूंढ लेगा। और पास में ही 2 युद्ध देवता स्तर के बलवान व्यक्ति थे जो ली याओ के मित्र थे। दूसरा कारण उसके पीछे लुओ फैंग की चिंताओं को दूर करना था। आखिरकार लुओ फैंग और ली वेई को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं थी। 2 उच्च स्तरीय जनरलों, लियू उपनाम वाले बूढ़े और गोरे बलवान व्यक्ति को छोड़ भी दें, तो ली वेई की पृष्ठभूमि ही लुओ फैंग को थोड़ा डराने के लिए काफी थी।
यदि संभव हो तो हत्या न करना ही बेहतर है। मूल पुस्तक में भी यही बात है। इसलिए ली यू ने अपना आसन इस तरह नीचे कर लिया। या तो उन सबको मत मारो या फिर बाद में परेशानी से बचने के लिए उन्हें तुरंत मार डालो। अब यह स्पष्ट है कि ली वेई के पास उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लुओ फैंग मूर्ख नहीं है। वह अच्छी तरह जानता है कि अगर उसने ली वेई को मार दिया तो परिणाम भयानक होंगे, लेकिन अगर उसने उसे नहीं मारा तो ली वेई का बदला और भी भयानक होगा। बूढ़ा आदमी जिसका उपनाम लियू था, वह सफेद कदकाठी का आदमी था और पानिया धीरे धीरे आसपास की मुद्रा में आ गए, जबकि गंजा कदकाठी का आदमी और अन्य लोग फायर हैमर टीम के अन्य सदस्यों को छिपकर हमला करने से रोकने के लिए ली वेई के चारों ओर इकट्ठा हो गए। मारना। लियू ने दहाड़ते हुए अपने हाथ में रक्त-छाया तलवार घुमाई और लियू नाम के बूढ़े आदमी को निशाना बनाया। जैसे ही उसने एक चाल चली, उसने अपना सब कुछ झोंक दिया। 9 परत थंडर ब्लेड 5वां स्तर। लुओ फैंग, जो घात लगाए बैठा था, भी अचानक बाहर निकल आया। 7 उड़ते हुए चाकू अचानक उठे और ली वेई, लियू उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति, गोरे बलवान व्यक्ति, पानिया और अन्य लोगों की ओर झपटे। लुओ फैंग की मानसिक शक्ति के नियंत्रण में उड़ते हुए चाकू की गति गोली से भी तेज हो गई। ध्वनि की गति से कई गुना तेज, ध्वनि बूम सुनाई देने से पहले ही वह कई लोगों की आंखों तक पहुंच चुका था। ली वेई और टाइगर फैंग टीम के 3 सदस्यों के सिर बिना किसी प्रतिक्रिया के तुरंत उड़ गए। लियू की ओर से रक्त छाया तलवार ने 5वीं और 9वीं परत थंडर तलवारों के आशीर्वाद के साथ कई लोगों के गले पर वार किया और सीधे उनका सिर काट दिया। थंडर ब्लेड्स का 5वां और 9वां स्तर, डार्क पावर का 5वां स्तर, शक्ति का पूरा 42%। जमीन पर बिखरी लाशों को देखकर ली यू ने व्यंग्य किया। जब आकाश पागल हो तो बारिश होगी, जब लोग पागल हो तो उन्हें आपदा का सामना करना पड़ेगा। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं तुम्हें मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? अध्याय 51 फेंगजी, आइए 100 बिलियन के व्यवसाय के बारे में बात करें। कृपया पढ़ें और अनुशंसा करें। जियांगन बेस सिटी के मुख्य शहरी क्षेत्र में, चीन के 6 शीर्ष लग्जरी समुदायों में से एक प्रसिद्ध जियांगन फैंगशुई में पहाड़ की चोटी पर एक विला में गहरे नीले रंग के प्रशिक्षण परिधान में एक व्यक्ति पालथी मारकर बैठा था। अपने लंबे खुले बालों और कसकर बंद आंखों के साथ वह एक ठंडी आभा बिखेरती है जिससे कोई भी उसके पास नहीं आता। यह कोई और नहीं बल्कि विश्व प्रसिद्ध युद्ध देवता स्तर का योद्धा गेद ली याओ था। वह ली वेई के पिता भी थे जिन्हें ली यू ने मार डाला था। मेरी कलाई पर बंधी संचार घड़ी से अचानक एक तेज और कर्कश ध्वनि आई। डिंग डिंग डिंग। अवेई। लियाओ की कसकर बंद आंखें अचानक खुल गईं, जिससे डर का एक दुर्लभ भाव प्रकट हुआ। जब घड़ी ने वह आवाज की तो उसे ठीक ठीक पता चल गया कि क्या हो रहा है। उनके इकलौते बेटे ली वेई के साथ कुछ घटित हुआ। दोनों अंगरक्षक भी मर गए। जब ली याओ ने लियू उपनाम वाले बूढ़े व्यक्ति और श्वेत बलवान व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, तो उसकी आंखों में एक भयंकर भाव चमक उठा। फिर उसकी आकृति रुक गई और एक परछाई में बदल गई। जब वह दोबारा प्रकट हुआ, तो वह विला की 3री मंजिल पर पहुंच चुका था। चालू करें, योद्धा खोज मोड में प्रवेश करें। लियाओ के आदेश के बाद काले सूट में एक चांदी के बालों वाला बूढ़ा आदमी 3 आयामी प्रक्षेपण के माध्यम से 3री मंजिल पर सबसे बड़े कमरे में दिखाई दिया। मेरे बेटे ली वेई के निर्देशांक की पुष्टि करें और 100 मील के भीतर सभी युद्ध देवता स्तर के योद्धाओं के स्थान। लियाओ के चेहरे पर जानलेवा भाव थे, क्रोध से भरा उसका दिल फटने को तैयार था। ली वेई के 100 मील के दायरे में कोई युद्ध देवता नहीं है। काले सूट वाला बूढ़ा आदमी बोला। वह कैसे संभव है? लियाओ का चेहरा बदल गया, उसे विश्वास नहीं हो रहा था। ली वेई की लड़ाकू वर्दी में लगा सेंसर अगर मालिक के महत्वपूर्ण संकेतों को 10 सेकंड के भीतर महसूस नहीं कर पाता तो संदेश भेज देता। लियाओ भी तुरंत 3री मंजिल पर पहुंचकर तलाशी शुरू कर दी और पूरी प्रक्रिया में 30 सेकंड से भी कम समय लगा। यहां तक कि एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता भी 30 सेकंड के भीतर 100 मील दूर नहीं भाग सकता। युद्ध के देवता स्तर से नीचे वालों के लिए। युद्ध के देवता के स्तर से नीचे का योद्धा ली वेई और उसके 2 अंगरक्षकों को तुरंत कैसे मार सकता है? उनके 2 अंगरक्षकों की व्यवस्था उन्होंने स्वयं की थी और वे दोनों ही उच्च स्तरीय योद्धा हैं। उच्च पदस्थ जनरलों की 100 मील के भीतर खोज करो। हालांकि उन्होंने सोचा कि यह संभव है, लेकिन समय समाप्त हो रहा था, इसलिए ली याओ ने संकोच करने की हिम्मत नहीं की और फिर से आदेश दिया। युद्ध के देवता की खोज करो। आप युद्ध के देवता महल की साझा प्रणाली के माध्यम से खोज कर सकते हैं। जनरलों की खोज करो। काले सूट वाले बूढ़े व्यक्ति ने तुरंत तलाशी नहीं ली, बल्कि कहा, आगे बढ़ने के लिए आपको अलायंस एस स्तर के प्राधिकार की आवश्यकता है। मेरे लिए इसकी जांच करो। लियाओ का चेहरा जैसे ही गंभीर हुआ, एक व्यक्ति अचानक दृश्य श्रव्य कक्ष में दौड़ता हुआ आया। उसके सुनहरे बाल, गोरी त्वचा थी और उसने एक सुंदर पोशाक पहन रखी थी, मानो वह अभी किसी कॉकटेल पार्टी से लौटा हो। वास्तव में यह मामला सचमुच ऐसा ही है। हाँ। काले सूट में बूढ़े आदमी ने जब सुनहरे बाल और गोरी त्वचा वाली खूबसूरत महिला को देखा तो उसने थोड़ा सा सिर हिलाया और फिर पूछताछ शुरू कर दी। क्योंकि यह खूबसूरत महिला पोलेनस परिवार के वर्तमान मुखिया की छोटी बहन है, जो एच.आर. एलायंस के 9 प्रमुख परिवारों में से एक है। एक प्रमुख स्थिति के अलावा वह एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर का योद्धा भी है। बिच्छू के नाम से जाना जाता है। पूरा नाम वैनिना पोलेनास। जिस स्थान पर ली वेई की मृत्यु हुई थी उससे लगभग 200 किलोमीटर दूर लड़ाकू वर्दी में 2 आकृतियां एक ऊंची इमारत पर खड़ी थीं तथा नीचे एक परित्यक्त सुपरमार्केट को देख रही थीं। इस जानवर ने अभी अभी अंडे दिए हैं और इसकी ताकत काफी कम हो गई है। यह हमारे लिए हमला करने का अच्छा मौका है।
सबसे पहले एक योद्धा बोला। उसकी लंबाई लगभग 2 मीटर 34 इंच थी। उसने धूसर रंग की चमकदार लड़ाकू वर्दी पहन रखी थी और हाथ में एक विशाल गदा थामे हुए था। ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी करो। आयरन आर्मर ड्रैगन उन उच्च स्तरीय लॉर्ड से बिल्कुल अलग है जिनसे हमने पहले निपटा है। अगर यह सिल्वर मून फियर्स वुल्फ जैसा उच्च स्तरीय लॉर्ड है तो इससे निपटना आसान है, लेकिन जिनके नाम में ड्रैगन शब्द है वे मूल रूप से इसके सामने कहीं नहीं टिकते। दानव के बगल में खड़े आदमी ने जवाब में सिर हिलाया और आगे बोला, यह आयरनक्लेड ड्रैगन गति, रक्षा और शक्ति के मामले में लगभग उच्च भगवान स्तर की सीमा तक पहुंच गया है। अगर स्पॉनिंग के दौरान इसकी शक्ति अस्थायी रूप से और गंभीर रूप से कम नहीं हुई होती तो हम इसे नीचे गिराने की हिम्मत नहीं कर पाते। यह भाग्य है। विशालकाय व्यक्ति मुस्कुराया और जवाब देने ही वाला था कि उसकी कलाई पर बंधी संचार घड़ी अचानक तेज आवाज करने लगी। यही बात उसके बगल वाले आदमी के लिए भी सच थी। दोनों ने इसे सहजता से क्लिक किया और जैसे ही उन्होंने पहली नजर में एक दूसरे को देखा, उनकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। ली याओ का इकलौता बेटा मर गया। लियू को मोटे तौर पर पता था कि लियाओ क्या कर रहा था, लेकिन इस समय वे दोनों पहले ही सिटी 023 में प्रवेश कर चुके थे, जो सिटी 003 के बगल में एक बड़ा शहर स्तरीय शहर था। जिस क्षण उन्होंने ली वेई को मार डाला, वे दोनों व्यक्ति धनुष से निकले तीर की तरह तेजी से घटनास्थल से भाग गए। लियू ने 9 परत थंडर ब्लेड के अनुरूप शारीरिक गतिविधियों का भी उपयोग किया। अन्यथा मैं इस बच्चे लुओ फैंग के साथ नहीं रह सकता। इस बच्चे ने न केवल जंगल में वजन कम करने के लिए अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया, बल्कि अपने पीछे की ढाल को नियंत्रित करने के लिए भी अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग किया, जिससे खुद को गति देने के लिए एक धक्का बल लगाया। पूरे व्यक्ति की गति लगभग 150 मीटर प्रति सेकंड तक भी पहुंच सकती है। यह देखकर तो न्यूटन भी आंसू बहा देगा। लियू ने 9 परत थंडर ब्लेड के 5वें स्तर के अनुरूप शारीरिक कौशल का उपयोग नहीं किया। जब वह पूरी गति से दौड़ा तो उसकी गति केवल 100 मीटर प्रति सेकंड ही रह पाई, जो कि 1/3 कम थी। जब तक हम सिटी 023 में प्रवेश नहीं कर गए, तब तक हमने राहत की सांस नहीं ली और अपनी गति धीमी नहीं की। इस शहर में बहुत से योद्धा हैं, हम यहाँ महत्वहीन हैं। इसके अलावा वे अभी यह पुष्टि नहीं कर पाएंगे कि ली वेई की मृत्यु हो गई है। एक बार जब उन्हें यकीन हो जाएगा तो वे तस्वीरें लेने के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर चरण को पूरा करने में जरूर कुछ समय लगेगा। ऐसा लग रहा था कि लुओ फैंग ली यू से बात कर रहे थे, लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि वह खुद से बात कर रहे थे। यदि वे 2 उच्च पदस्थ योद्धाओं को अंगरक्षक के रूप में भेज सकते हैं, तो क्या वे कहीं और बीमा नहीं ले सकते? लियू ने लुओ फैंग की ओर देखा, जिसकी गति धीमी हो गई थी, और उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। वर्तमान नगर स्वामी लुओ अभी भी बहुत युवा है। उन्हें पता होना चाहिए था कि ली वेई बहुत पहले ही मर चुकी थी और उन्हें इसकी जांच भी शुरू कर देनी चाहिए थी। ऐसा कहने के बाद लियू ने अपनी कलाई की ओर इशारा किया और संकेत दिया। वे वास्तविक समय की स्थिति जानने के लिए संचार घड़ियों का उपयोग कर सकते हैं। लुओ फैंग अचानक चौंक गया। और क्या? लियू ने हंसते हुए कुछ और नहीं कहा। इसके बजाय उसने लुओ फैंग को हाईवे पर खींच लिया और जियांगन बेस सिटी की ओर चल पड़ा। अगर हिम्मत है तो उसे मार डालो। लुओ फैंग ने अचानक अपने दांत पीसते हुए कहा, सौभाग्य से मैं एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में शामिल हो गया हूं। मेरे माता पिता और भाई सभी एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के मार्शल आर्ट्स समुदाय में रहते हैं। वे कुछ भी करने की हिम्मत नहीं करते। हे। लियू ने कंधे उचका दिए और कोई जवाब नहीं दिया। बात बस इतनी है कि बहुत से लोग खुले तौर पर ऐसा करने को तैयार नहीं हैं। जब तक आपको खोजा नहीं जाता या आप परिणाम भुगतने को तैयार नहीं होते, तब तक इस दुनिया में आप क्षमता की कमी के अलावा और क्या नहीं कर सकते। क्या ली यू की सिम्स में कई बार मृत्यु हो चुकी है? हालांकि वर्तमान स्थिति के अनुसार लियू और लुओ फैंग पर अभी भी संदेह होने की संभावना बहुत कम है। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में पूर्व की स्थिति सिर्फ एक नौसिखिया की है, जिसने अभी अभी सामान्य स्तर में प्रवेश किया है, जबकि बाद वाला सिर्फ एक योद्धा स्तर का योद्धा है। 100 अरब। दक्षिण पूर्वी सैन्य क्षेत्र के आपूर्ति बेस की 3 छोटी इमारतों में से एक में लियू और लुओ फैंग अपनी बदली हुई संचार घड़ियों को पकड़े हुए प्राप्त संदेशों को देख रहे थे और फिर चुप हो गए। लियू को इसकी उम्मीद थी, लेकिन लुओ फैंग थोड़ा चौंक गया। फैंग जी, चलो 100 बिलियन के व्यापारिक सौदे पर चर्चा करते हैं। अध्याय 52 हृदय की धड़कन कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। भाइयों, क्या तुम पागल हो? लियू के सुझाव को सुनने के बाद लुओ फैंग दंग रह गया। लियू ने वास्तव में दूसरे पक्ष द्वारा प्रस्तावित 100 बिलियन इनाम पर अपनी नजरें गड़ा दी थीं। जब किसी ने उन पर 100 बिलियन का इनाम घोषित किया, तो सबसे पहले उन्होंने बदले की कार्रवाई की चिंता नहीं की, बल्कि उस इनाम के बारे में सोचा जो दूसरे पक्ष ने उन पर रखा था। यह कैसा पागलपन है? मैं इसका विश्लेषण करता हूं। लियू का चेहरा उत्साह से भर गया। उसने अपने शब्दों को व्यवस्थित करते हुए कहा, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल में मेरी व्यक्तिगत जानकारी मुझे एक शुरुआती योद्धा के रूप में सूचीबद्ध करती है, लेकिन मेरी वास्तविक युद्ध शक्ति एक उच्च स्तरीय योद्धा की सीमा पर है। जब तक कोई यह साबित कर दे कि अपराध के समय मैं पास में ही था, मैं निश्चित रूप से सबसे बड़ा संदिग्ध बन जाऊंगा। क्या यह सही नहीं है? लुओ फैंग ने शून्यता से सिर हिलाया। एक उच्च स्तरीय जनरल की चरम युद्ध शक्ति के साथ, यदि यह एक चुपके से हमला है, तो वास्तव में आशा है कि बूढ़े व्यक्ति उपनाम लियू, सफेद मजबूत आदमी और ली वेई को मदद मांगने का मौका दिए बिना तुरंत मार दिया जा सकता है।
इसके अलावा लियू ने जानबूझकर संचार घड़ी को त्याग दिया, इसलिए जब तक लुओ फैंग यह साबित कर सकता है कि लियू उस समय उस क्षेत्र में था, पहले संदिग्ध होने का उल्लेख नहीं करने के लिए लियाओ और विनीना उसे सीधे हत्यारे के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। तो अगर आप मुझे यह सबूत दिखा दें, तो क्या आप उनके द्वारा दिए जा रहे 100 बिलियन का इनाम ले सकते हैं? लियू ने उत्साह से अपने हाथ रगड़े और आगे कहा, तो फिर हम मुनाफे को 50-50 में बांट लेंगे। हम में से हर एक को पूरे 50 अरब मिलेंगे। भाइयों, यह वास्तविक है। भले ही ली वेई के माता पिता मुझ पर विश्वास करें और मुझे 100 बिलियन मिले, आपका क्या? दो उच्च स्तरीय युद्ध देवता स्तर के शक्तिशाली लोग और उनके पीछे पोलेनस परिवार है, जो HR एलायंस के 9 प्रमुख परिवारों में से एक है। आप उनका बदला कैसे सहन करेंगे? लुओ फैंग एक पल के लिए चुप रहा, फिर कर्कश आवाज में पूछा। जब उन्हें पता चला कि ली वेई के माता पिता ने उनकी जान बचाने के लिए 100 अरब युआन का इनाम रखा है, तो हालांकि उन्हें कोई पछतावा नहीं था, लेकिन वे अवश्य ही घबरा गए और उन्हें संदेह हुआ। विशेषकर गाओ फैंग, चेंगू, वेई किंग और अन्य लोगों से फोन आने के बाद वह एक भयभीत पक्षी की तरह महसूस कर रहा था। आखिरकार वे सभी जानते थे कि वे मनोविज्ञानी थे और उस समय वे उस क्षेत्र में थे जहां ली वेई की मृत्यु हुई थी। इसलिए उस पर संदेह करना सामान्य बात है, लेकिन यह समझा जा सकता है कि वह सतर्क हैं। आखिर 20 साल से कम उम्र का एक नौजवान जिसने अभी अभी किसी बड़े शूटर को मार गिराया हो और उसे मिलने वाला आसमान छूता इनाम देख रहा हो, एक डरे हुए पंछी जैसा था। जब कोई परिचित बुजुर्ग या दोस्त उसे दिलासा देने आते, तो गुस्से में आकर सब कुछ बता देना उसके लिए आसान होता। शायद गाओ फैंग, चेंगू और अन्य लोग सिर्फ उसकी परवाह करते हैं, लेकिन लोगों के दिल छिपे हुए हैं और 100 बिलियन के इतने बड़े भाग्य के सामने सब कुछ समझ में आता है। लेकिन इस स्थिति में होने के बाद भी लियू वास्तव में दोष लेना चाहता था और उसे 100 अरब का इनाम लेने देना चाहता था। ऐसे ऑपरेशन के लिए उनके पास समय और ऊर्जा कैसे आई? एक क्षण के लिए मेरे हृदय में एक हल्की सी खामोशी छा गई। बस एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता। लियू ने व्यंग्य किया, मैं लियू इस वर्ष 21 वर्ष की हूँ, एक उच्च स्तरीय योद्धा की सीमा पर हूँ और युद्ध देवता के स्तर से केवल एक कदम दूर हूँ। मैं उससे कैसे डर सकती हूँ, एक उच्च स्तरीय युद्ध देवता जो 50 वर्ष से अधिक आयु का है। लुओ फैंग ने थोड़ा सिर हिलाया। एक 21 वर्षीय उच्च स्तरीय योद्धा अपनी चरम सीमा पर है। वह मूलतः 3 वर्षों के भीतर युद्ध देवता के स्तर तक पहुंच पाएगा। भविष्य में उसके लिए युद्ध देवता से भी ऊपर एक शक्तिशाली सेनेटर बनने का प्रयास करना असंभव नहीं है। उनका आत्मविश्वास समझ में आता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति तो अंततः एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ही होता है। इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तुम केवल एक उच्च स्तरीय योद्धा हो। लियाओ से मुकाबला करने लायक एक ताकतवर आदमी बनने से पहले क्या होगा? मैं कुलीन प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने वाला हूं, जिसे युद्ध देवता तैयारी शिविर के रूप में भी जाना जाता है। हान व्यक्तिगत रूप से प्रभारी है। लियाओ जैसे उच्च स्तरीय युद्ध देवता की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि एक शक्तिशाली पार्षद भी मेरा क्या बिगाड़ सकता है? आपके परिवार के सदस्य कहां हैं? मेरे माता पिता दोनों मर चुके हैं और मेरी सिर्फ 2 बहनें हैं। वे अभी योद्धा नहीं बनी हैं। हम मिंग्यू समुदाय में रहते हैं। अगर तुम उनकी देखभाल करोगे तो कोई बड़ी समस्या नहीं होगी। ली यू ने मुस्कुराते हुए समझाया। हालांकि वह अपने दिल में जानता था कि दोनों बहनों पर इसका असर न पड़ना असंभव है। मूल उपन्यास में लुओ फैंग एक नायक था जिसने पृथ्वी को बचाया था। दुश्मन द्वारा उसकी मृत्यु की पुष्टि के बाद क्या उसका परिवार निशाना नहीं बना? यदि लुओ हुआ में उच्च IQ और EQ और त्वरित प्रतिक्रिया नहीं होती और उसने लुओ फैंग द्वारा छोड़े गए पौधों और पेड़ों की आत्माओं को स्थिति के बदले में और एक ताबीज के रूप में इस्तेमाल नहीं किया होता, तो लुओ फैंग के लौटने पर उसका परिवार लगभग खत्म हो गया होता। तथाकथित सामान्यतः स्वीकृत नियम कभी भी उन लोगों पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते जो नियम तोड़ते हैं। उस अवधि के दौरान लुओ फैंग को इस तरह का व्यवहार प्राप्त हुआ। ली यू का तो जिक्र ही न करें, जो अज्ञात थी और जिसका लगभग कोई सामाजिक प्रभाव नहीं था। एक बार जब उन्हें पता चलता है कि वे ली यू के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो लियाओ और विनीना निश्चित रूप से सबसे पहले ली यू के परिवार पर अपना गुस्सा निकालेंगे और लीजू और ली यू निश्चित रूप से प्रभावित होंगे। इसलिए ली यू ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि लुओ फैंग की देखभाल बहुत काम आएगी। बाद में, जैसा कि उस समय लुओ फैंग ने किया था, उसने होंग से ली यू और लीजू की सुरक्षा के लिए आदेश देने को कहा। यद्यपि उनकी वर्तमान स्थिति उस समय लुओ फैंग की तुलना में बहुत कमतर लगती है, लेकिन एक उच्च स्तरीय जनरल की अत्यधिक युद्ध शक्ति और 21 वर्ष की आयु होंग के बोलने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए, है ना? जब तक वह अपना मुंह खोलता, तब तक पॉलिनास परिवार, जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत आदमी और सबसे शक्तिशाली बल का संस्थापक था, उसकी अवज्ञा करने का साहस नहीं करता था, क्योंकि वे होंग को भड़काने की कीमत नहीं चुका सकते। वह लुओ फैंग ने अपने सूखे होंठ भींच लिए और चुप रहा। वह भावुक हो गया। 100 अरब चीनी युआन को यदि 50-50 में विभाजित किया जाए तो वह 50 अरब होता है। जब तक उसे ये 50 बिलियन मिलते रहेंगे, यह उसके भाई के लिए जीवन जल की एक बोतल खरीदने के लिए पर्याप्त होगा। जीवन के जल से उसका भाई लुओ हुआ फिर से खड़ा हो सकेगा। लेकिन ठीक है, लेकिन मुझे केवल 30% की आवश्यकता है। काफी देर बाद लुओ फैंग ने धीरे से अपनी आंखें खोली और ली यू को निर्णायक रूप से जवाब दिया, फिर समझाया। भाइयों, आप जानते हैं कि मेरे भाई के पैर खराब हैं और वह लकवाग्रस्त है। उसे ठीक होने के लिए जीवन जल की आवश्यकता है और जीवन जल की कीमत 30 अरब है। यदि यह कारण न होता तो भले ही लुओ फैंग सहमत हो जाता, वह 100 बिलियन इनाम में से एक भी पैसा नहीं लेता। ठीक है। ली यू ने लुओ फैंग के साथ बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत हो गई।
चूंकि लुओ फैंग केवल 30% चाहता है तो 30% ठीक रहेगा। अतिरिक्त 20% पूरे 50 टन सोना है। सामान्य स्तर के सिम्स की वर्तमान लागत के आधार पर यह पूरे 50 सिम्स हैं। और जब मैं एलीट प्रशिक्षण शिविर में अपनी ताकत में सुधार कर लूंगा तो मुझे लगता है कि हम एक बार फिर वापसी कर सकते हैं। ली यू ने अपनी बाल रहित ठोड़ी को छुआ और एक पल के लिए सोचा। अगर मैं आप पर दोष डालूं तो क्या मैं मानसिक क्षति के लिए मुआवजा मांग सकता हूं? यह मानसिक क्षति मुआवजा पुरस्कार राशि से कम नहीं हो सकता, है ना? अध्याय 53 जुगेताओ का सदमा कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। लुओ फैंग ने अचानक अपनी आंखें चौड़ी की और ली यू की ओर देखा। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? ली यू ने लुओ फैंग की हैरान आंखों को देखा, कंधे उचकाए और मुस्कुराते हुए पूछा। जब एक शक्तिशाली दुश्मन द्वारा वर्षों तक किसी ऐसे काम के लिए पीछा किया जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं और अंततः सच्चाई सामने आ जाती है तो क्या मानसिक क्षति की मांग करना सामान्य बात नहीं है? क्या यह सामान्य है? लुओ फैंग ने ली यू के चेहरे को देखा और उसके ऊपर भ्रम की भावना छा गई। वह ऐसा कहने का साहस कैसे कर सकता है? रक्त छाया ब्लेड से मार डालो। गलत। लुओ फैंग को अचानक एहसास हुआ कि उसने ली यू को नहीं मारा है, क्योंकि ली वेई का सिर उसके अपने ही उड़ते हुए चाकू से उड़ गया था, इसलिए उसने केवल एक चाकू से बूढ़े व्यक्ति, जिसका उपनाम लियू था, श्वेत बलवान व्यक्ति और टाइगर फैंग टीम के कप्तान पान्या का सिर काट दिया। ऐसा लगता है कि यह कहने में कुछ भी गलत नहीं है कि आपने ऐसा नहीं किया है। एक पल में लुओ फैंग चुप हो गया। जब समय आएगा मैं मानसिक क्षति मुआवजे का 30% लूंगा। क्या होगा यदि वे इसे देना न चाहें? ली यू ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आइए हम किसी ऐसे व्यक्ति को बदलें जो कार्यभार संभालने के लिए पैसे देने को तैयार हो। एक संक्षिप्त चर्चा के बाद ली यू और लुओ फैंग जियांगन बेस सिटी लौटने के लिए निकल पड़े और फिर सीधे जियांगन बेस सिटी एक्सट्रीम क्लब की ओर चल पड़े। आखिरकार यह सब करने के लिए शर्त यह है कि ली यू अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश कर सके और एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल ली यू के परिवार की ईमानदारी से रक्षा करने के लिए तैयार हो। ली यू ऐसी स्थिति में नहीं रहना चाहता था जहां उसके पास पैसा तो हो लेकिन उसे खर्च करने का समय न हो और फिर ली याओ उसे बुरी तरह पीट दे। वह नहीं चाहता था कि उसकी वजह से उसकी बहन की हत्या हो। मिंग्यू समुदाय में प्रवेश करने के बाद दोनों का अपने परिवारों से मिलने के लिए घर जाने का कोई इरादा नहीं था और वे सीधे मिंग्यू समुदाय के केंद्र में एक्सट्रीम क्लब में चले गए। तुम दोनों वापस आ गए। जैसे ही मैंने एक्सट्रीम जिम में कदम रखा मैंने एक्सट्रीम जिम के मुख्य प्रशिक्षक वुटोन को देखा। खैर मैं जंगल क्षेत्र से मौत से बचकर वापस आ गया। ली यू ने सिर हिलाया और जोर से हंस दिया। कैसा रहा? इस बार अकेले रहने का आपका अनुभव कैसा रहा? वुटोन ने वह दस्तावेज नीचे रख दिया जिस पर वह काम कर रहा था, खड़ा हुआ और ली यू की ओर चला गया। ली यू की छाती पर हाथ मारा और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इस बात में कोई जिज्ञासा नहीं है कि वह लुओ फैंग के साथ वापस क्यों आया, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि ली यू सिटी 003 में फायर हैमर स्क्वाड के साथ फिर से जुड़ गया है। उस समय मैं ली यू के साहस पर आश्चर्यचकित था लेकिन मुझे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। हर किसी का अपना रास्ता होता है और उसे ली यू के चुनाव में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। यह ठीक है, काउंटी शहर की तुलना में बहुत अधिक रोमांचक है। ली यू ने कंधे उचकाए और काम पर लग गई। प्रशिक्षक वो कृपया मुझे पर्यवेक्षक जूगे से मिलवाएं। मुझे लगता है कि मैंने इस बार बहुत प्रगति की है। सुपरवाइजर से मिलने। वुटोंग ने अपनी बाहें उठाई, फिर मुस्कुराया और कहा, ठीक है। फिर वह जोर से हंसा। जब आप भविष्य में युद्ध देवता स्तर के योद्धा बनेंगे तो मुझे मत भूलना, वुटोंग, हाहा। उसके बाद उसने ली यू के साथ कुछ देर तक बातचीत की, फिर उठकर ऊपर चला गया और जूगे ताओ को संदेश भेजकर पूछा कि क्या वह अब मुक्त है। सटीक उत्तर पाकर उसके चेहरे पर कुछ उदासी छा गई। यह एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण शिविर है। इसे आमतौर पर युद्ध के देवता रिजर्व कैंप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वहां से स्नातक करने वाले सभी छात्र 100% युद्ध देवता स्तर के शक्तिशाली हैं। अपने आप को फिर से देखते हुए मैं 50 वर्ष का हो गया हूं, अभी भी एक मध्यम स्तर का जनरल हूं और युवा पीढ़ी ने मुझे पीछे छोड़ दिया है। अपना सिर हिलाते हुए वुटोंग कमरे से बाहर चला गया, ली यू को हाथ हिलाया और फिर उन दोनों को जियांगन बेस सिटी ले गया जहां जुगे ताओ था, जो एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का मुख्यालय था। क्या आप मध्य स्तरीय सामान्य स्तर तक पहुंच गए हैं? एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल मुख्यालय के अंदर जुगे ताओ ने ली यू को देखा और पूछा। खैर मैं एक मध्यम स्तर के जनरल के स्तर तक पहुंच गया हूं। ली यू ने थोड़ा सिर हिलाया और जुगे ताओ को जवाब दिया। ठीक है, मैंने आपसे पहले वादा किया था कि 1 अगस्त को अर्धयोद्धा युद्ध मूल्यांकन पूरा करने के 2 महीने के भीतर यदि आप एक मध्यम स्तरीय योद्धा जनरल के स्तर तक पहुंच जाते हैं और एक मध्यम स्तरीय जानवर जनरल राक्षस को सफलतापूर्वक हरा देते हैं तो मैं 20 स्तरीय परीक्षण के लिए आवेदन करने में आपकी मदद करूंगा। यदि आप परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तो आप एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल के विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश पा सकेंगे। बस थोड़ी तैयारी करो और मैं भी लेवल परीक्षा के लिए आवेदन करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जूगे ताओ ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर खड़े हुए और संचार उपकरण लाने चले गए। मैनेजर, 1 मिनट रुको, मुझे तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है। ली यू अचानक बोला जब उसने जुगे ताओ को खड़ा देखा। मुझसे अकेले में बात करो। जूगे ताओ स्तब्ध और थोड़ा उलझन में था, लेकिन जब उसने देखा कि ली यू ने पुष्टि में सिर हिलाया है तो वह उठकर ऊपर एक कार्यालय में चला गया।
ली यू भी उनके पीछे पीछे चल रहा था। बताओ, क्या बात है? कार्यालय में प्रवेश करने के बाद जुगेताओ ने लापरवाही से मेज पर दस्तक दी और कार्यालय का दरवाजा कसकर बंद हो गया। फिर वह आराम कुर्सी पर बैठ गया और पूछा, बॉस, मेरी युद्ध शक्ति एक उच्च स्तरीय जनरल की सीमा तक पहुंच गई है। क्या? जैसे ही ली यू ने बोलना समाप्त किया, जुगेताओ दंग रह गया। वह तुरंत उठ बैठा और ली यू को घूरने लगा। क्या तुम जानते हो कि एक उच्च स्तरीय जनरल की सीमा क्या होती है? ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। एक उच्च स्तरीय जनरल एक उच्च स्तरीय जनरल ही होता है। मुझे पता है। ली यू ने कंधे उचकाते हुए कहा, 32,000 किलोग्राम से 64,000 किलोग्राम एक उच्च स्तरीय जनरल का स्तर है। मेरी वर्तमान शारीरिक फिटनेस संभवतः 40,000 से 50,000 के बीच है। यह तो उच्च स्तरीय योद्धाओं के बीच मुख्यधारा का स्तर है। हम सीमा के बारे में बात कैसे शुरू कर सकते हैं? मेरा 9 गुना थंडर ब्लेड तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। 9 परत थंडर ब्लेड का तीसरा स्तर ताकत को 280% या 2.8 गुना बढ़ा सकता है। इसका मतलब है कि मैं एक ही बार में 100,000 किलोग्राम तक पहुंच सकता हूं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि मैं उच्च स्तरीय जनरल की सीमा पर हूं, है ना? जुगेताओ फिर से स्तब्ध रह गया। 9 परतीय थंडर ब्लेड का तीसरा स्तर। ली यू को तो कुछ दिन पहले ही मिला है और यह तो तीसरे स्तर पर पहुंच गया है। एक एकल प्रहार का बल 100,000 किलोग्राम है, जिसे प्राथमिक युद्ध देवता स्तर के बीच भी काफी अच्छा माना जा सकता है। क्या आपको यकीन है? जुगेताओ के चेहरे पर अनिश्चितता थी क्योंकि उन्होंने पुनः पुष्टि की। मैं पुष्टि करता हूं कि मैं किसी भी समय निरीक्षण के लिए उपलब्ध हूं। ली यू ने कंधे उचका दिए। उसने यह कहने की हिम्मत नहीं की कि उसका 9 लेयर थंडर ब्लेड 5वें स्तर पर पहुंच गया है। आखिरकार उसने 9 लेयर थंडर ब्लेड के सिर्फ पहले 3 स्तर ही खरीदे थे। यदि वह 5वें स्तर पर पहुंच गया तो उसे बहुत परेशानी होगी। लेकिन तीसरे स्तर पर कुछ प्रभाव पड़ता प्रतीत होता है। आप उच्च प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश के लिए तैयार हैं। 20 स्तर की परीक्षा आपके लिए केवल एक औपचारिकता है। जुगेताओ ने अपना हाथ हिलाया, फिर खड़े हुए और कार्यालय में कुछ बार घूमे, फिर अचानक पूछा, आप मुझसे अकेले में बात करना चाहते हैं, लेकिन बात इस बारे में नहीं है ना? ली यू ने हल्के से सिर हिलाया। वह दिल से जानता था कि जब जुगेताओ ने कहा कि उसकी शारीरिक क्षमता उच्च स्तरीय जनरलों के मुख्यधारा स्तर तक पहुंच गई है और उसकी 9 परत वाली थंडर तलवार तीसरे स्तर पर पहुंच गई है, तो उसे शायद पता था कि वह यहां किस लिए आया है। क्या तुमने ली वेई को मार डाला? मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। तो आप क्या सोचते हैं? मुझे उम्मीद है कि मार्शल आर्ट स्कूल मेरी दोनों बहनों की रक्षा कर सकेगा। मुझे चिंता है कि ली याओ उन पर अपना गुस्सा निकालेगा। ठीक है, मैं इसकी सूचना मुख्यालय को दूंगा और उनसे ली याओ और बोलेनास परिवार को चेतावनी देने को कहूंगा। जुगेताओ ने निर्णायक रूप से सिर हिलाया, फिर अपनी नजर वापस ली यू की ओर घुमाई। बाकी कुछ नहीं है, मुझे परवाह नहीं। ली याओ की बाहें चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, वे एक्सट्रीम मार्शल आर्ट स्कूल के विशिष्ट प्रशिक्षण शिविर तक नहीं पहुंच सकती। मुझे थोड़ा समय दो और मैं उसे बता दूंगा कि प्रतिभा क्या होती है। ली यू मुस्कुराई और जुगेताओ एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे से सिर हिलाया। एक हद तक ली यू को अब एक युद्ध देवता स्तर का योद्धा माना जा सकता है। यह समझ में आता है कि एक 21 वर्षीय युद्ध देवता स्तर के योद्धा का व्यक्तित्व अभिमानी होता है। इसके अलावा ली यू इतना घमंडी नहीं है। अध्याय 54, 100 अरब का इनाम प्राप्त हुआ। क्या किसी के पास सबूत है? जियांगनान बेस सिटी में जियांगनान फैंगशुई समुदाय में एक पहाड़ी विला की छत पर एक आकृति अचानक खड़ी हो गई, उसके शरीर पर मौजूद बुरी आत्मा लगभग संघनित हो गई। यह सही है, श्री ली याओ। लुओ फैंग नाम का एक योद्धा है जो स्पष्ट सबूत होने का दावा करता है। पीछे काले सूट पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। कहाँ है वह? मुझे मेरी पत्नी ने नीचे बुलाया है। श्रीमती वेनिना, मेरे पास कुछ सुराग हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे आपको संतुष्ट कर पाएंगे या नहीं। पहाड़ की चोटी पर स्थित विला में लुओ फैंग ने वेनिना को लाल आंखों से देखा और शांत भाव बनाए रखने की कोशिश की। और कोई रास्ता नहीं था। उसने किसी के बेटे को मार डाला और फिर उस पर इनाम लेने आया। लुओ फैंग को नहीं पता था कि वह भविष्य में ऐसा रोमांचक काम करेगा या नहीं, लेकिन उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। यदि ली यू ने यह विचार प्रस्तावित नहीं किया होता, तो लुओ फैंग ने इसके बारे में सोचा भी नहीं होता। मुझे पता है कि आप किस बात को लेकर चिंतित हैं। अगर आपकी जानकारी सही है, तो आपके खाते में किसी भी समय 100 अरब चीनी युआन जमा किए जा सकते हैं। बोलेनस परिवार की प्रतिष्ठा की तुलना में 100 अरब चीनी युआन कुछ भी नहीं है। वेनिना ने निर्णायक रूप से कहा। यदि मैं यह सिद्ध कर सकूं कि उस समय उस क्षेत्र में एक योद्धा, जिसे जूनियर जनरल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था, वास्तव में युद्ध के देवता के समान युद्ध शक्ति रखता था। मुझे आश्चर्य है कि क्या यह सही है। लुओ फैंग ने ली यू को तुरंत जानकारी नहीं दी। वह अभी भी मुश्किल से मुश्किल के सिद्धांत को जानता था। यह मान्य जानकारी है, लेकिन इसे सटीक नहीं कहा जा सकता। वेनिना ने तुरंत जवाब दिया, उसकी आंखें जानलेवा इरादे से चमक रही थीं। युद्ध का एक अर्ध देवता, अर्थात एक औसत उच्च स्तरीय सामान्य स्तर के योद्धा से कहीं अधिक ताकत रखता है और प्रतिक्रिया करने से पहले ही ली वेई और अन्य को एक ही बार में मार डालने में सक्षम है। कौन है ये? मुझे उसका नाम बताओ। सत्यापन के बाद 100 अरब चीनी युआन तुरंत आपके खाते में जमा कर दिए जाएंगे। वेनिना ने मेज पर जोर से पटक कर तत्काल पूछा। क्या होगा यदि उसने जानबूझकर संचार निगरानी छोड़ दी? लुओ फैंग की अभिव्यक्ति शांत रही। कौन है भाई? वास्तविक युद्ध क्षमता और सूचना डेटा के बीच का अंतर इतना बड़ा है और वर्तमान निरीक्षण के दौरान आवश्यकताओं को पूरा करने वाला वह अकेला व्यक्ति है।
इसके अलावा उसने जानबूझकर संचार निगरानी को छोड़ दिया, इसलिए उसका उद्देश्य स्पष्ट है। मुझे उसका नाम बताओ। विनीना ने तीसरी बार सवाल किया और उच्च स्तरीय युद्ध देवता की गति अचानक कमजोर हो गई, जिससे लुओ फैंग थोड़ा हौंफने लगा। आपको जो चाहिए उसके लिए बोलें। अचानक काले रंग की लड़ाकू वर्दी में एक व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर से नीचे आया और लुओ फैंग की नजर में आया। यह ली याओ है। उच्च स्तरीय युद्ध देवता गिद ली याओ। इससे पहले कि मैं तुम्हें सारी जानकारी और सबूत सौंप दूं, मुझे इनाम देखना होगा। लुओ फैंग ने अपना अनुरोध बताया। कर सकना। ली याओ ने हल्के से सिर हिलाया। मैं आपके खाते में 100 अरब चीनी युआन का इनाम भी एडवांस में ट्रांसफर कर सकता हूं, बशर्ते आपकी जानकारी सही हो। ली याओ ने अपने आदमियों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया, फिर लुओ फैंग से बात की। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी कि लुओ फैंग की जानकारी गलत थी, क्योंकि जब तक यह गलत है, भले ही 100 अरब चीनी युआन लुओ फैंग के योद्धा खाते में आ गया हो, फिर भी इसे थूकना होगा। इससे भी बड़ी बात यह है कि जब वह नीचे गया था तो उसने पहले ही लुओ फैंग की पहचान की जांच कर ली थी। एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का एक प्रतिभाशाली सदस्य, एक जूनियर जनरल स्तर का योद्धा, उसने पहले ही 9 परत वाले थंडर ब्लेड को तीसरे स्तर तक विकसित कर लिया था। अगर उसने उस समय स्थान के अनुसार सिटी 003 नहीं छोड़ा होता, तो ली याओ उसे लगभग पहला संदिग्ध मान लेता। यद्यपि 100 अरब एक बड़ी धनराशि है, लेकिन यह ऐसी प्रतिभा को मृत्यु से निडर बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्या मैं सोने से बिल चुका सकता हूं? सोना। विनीना और ली याओ दोनों स्तब्ध थे। यह सही है। लुओ फैंग ने कुछ अजीब तरीके से सिर हिलाया। वह यह भी नहीं समझ पा रहा था कि ली यू ने उसे ली याओ को ढूंढने और सोने से भुगतान करने के लिए क्यों कहा। महानिर्वाण काल से पहले ऐसी चीज वास्तव में धन का प्रतीक थी, लेकिन महानिर्वाण काल के बाद के योद्धाओं के लिए यह सिर्फ एक अच्छी घनत्व वाली धातु थी। क्या आपको यकीन है? मुझे यकीन है। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय सोने की कीमत के अनुसार प्रत्येक ग्राम सोने की कीमत 400 चीनी युआन है। 100 अरब पूरे 250 टन होते हैं। इतने सारे सोने से तुम्हें क्या चाहिए? ली याओ को लगा कि वह काफी ज्ञानी है, लेकिन फिर भी वह लुओ फैंग से हैरान था। वह 100 अरब चीनी युआन नहीं चाहते थे, बल्कि उन्होंने इसे 250 टन सोने में बदलने पर जोर दिया। क्या आप मूर्ख नहीं बनना चाहेंगे? हालांकि पोलेनास परिवार एचआर एलायंस के 9 प्रमुख परिवारों में से एक है। उसके लिए 250 टन सोना जबरदस्ती हासिल करना नामुमकिन नहीं है। अंततः एक फोन कॉल के बाद 170 टन सोना जुटाया गया। ऐसा माना जाता है कि इससे एचआर एलायंस का स्वर्ण भंडार पूरी तरह से समाप्त हो गया। लुओ फैंग ने आगे रहते हुए ही पद छोड़ने का निर्णय लिया और 70 बिलियन युआन की छूट पर 170 टन सोना बेचने पर सहमति व्यक्त की, तथा शेष 30 बिलियन युआन का भुगतान नकद में करने का निर्णय लिया। आखिरकार उसके पास सोना होने का कोई फायदा नहीं है। आधे घंटे से भी कम समय में लगभग 100 बड़े सूटकेस लुओ फैंग के पास पहुंच गए। उन्हें खोलने पर वे मुहर लगी सोने की ईंटों से भरे हुए थे। लुओ फैंग के सिर हिलाने के बाद 30 बिलियन फंड सफलतापूर्वक लुओ फैंग के योद्धा खाते में आ गए। यह ली यू है। इसकी ताकत एक उच्च स्तरीय जनरल के बराबर पहुंच गई है। यह देखकर कि धनराशि आ गई है, लुओ फैंग ने अब कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई और सच्चाई के साथ वह बयान दिया जो उसने शुरू में तैयार किया था। एक उच्च स्तरीय योद्धा, 9 परत थंडर ब्लेड के तीसरे स्तर का एक मास्टर, यह पुष्टि कर सकता था कि ली वेई की मृत्यु के समय ली यू पास में था, लेकिन संचार घड़ी की जांच करने पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इसका मतलब यह है कि उसने जानबूझकर अपना ठिकाना छुपाया। एक पल के लिए विनीना और ली याओ दोनों को विश्वास हो गया कि हत्यारा ली यू था। लेकिन इस समय ली यू पहले से ही एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल मुख्यालय के विशेष दूत यांग हुई के साथ बैठक कर रही थी। हालांकि उनके जोरदार अनुरोध पर यांग हुई 2 दिन और जियांगन बेस सिटी में उनके साथ रहने के लिए सहमत हो गईं। भ्रमित मत होइए। उपचार जैसी चीजें अभी भी ताकत पर आधारित हैं। ली यू को अभी युद्ध देवता स्तर का योद्धा कहना मुश्किल है, और जब तक वह सचमुच युद्ध देवता के दायरे में कदम रखता है, उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से एक प्राथमिक युद्ध देवता के मुख्यधारा स्तर तक पहुंच जाएगी। मुख्यालय के विशेष दूत के रूप में यांग हुई, हालांकि युद्ध देवता स्तर के बीच एक कमजोर व्यक्ति नहीं है, वह सिर्फ एक साधारण मध्य स्तरीय युद्ध देवता स्तर है। शायद अगले 1 या 2 साल में ली यू भी उसके जितनी मजबूत हो जाएगी। उसे कुछ सम्मान देना समझ में आता है। और ली यू के जियांगन बेस सिटी में रहने का कारण स्पष्ट था। इसका उद्देश्य सिम्स सिस्टम के बैलेंस को बढ़ाना है। क्या ली याओ हताश कदम उठाएगा क्योंकि उसने देखा कि ली यू अभिजात वर्ग के प्रशिक्षण शिविर में प्रवेश करने वाला था? ली यू वास्तव में बहुत चिंतित नहीं थी। आखिरकार यह जियांगन बेस सिटी में एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स स्कूल का मुख्यालय था। ली याओ ने एक ऐसे योद्धा पर हमला करने की हिम्मत की जो यहां युद्ध के देवता के स्तर का था। इसके परिणाम उसके और उसके पीछे रहने वाले बोलेनास परिवार दोनों के लिए असहनीय थे। और यदि वह अपना दिमाग खो दे और गुस्से में आकर कोई काम कर दे तो भी यह ठीक है। भले ही ली यू ने लुओ फैंग से सोना रिचार्ज नहीं किया था, फिर भी उसके पास सिम्स खेलने का एक और मौका था। अगर इस चीज का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह ली याओ की आंखें खोल सकती है। अध्याय 55 प्रतिभा का विस्फोट कृपया पढ़ें और अनुशंसित करें। जैसा कि ली यू ने उम्मीद की थी, एक्सट्रीम मार्शल आर्ट्स हॉल के लड़ाकू विमान पर कदम रखने के बाद भी उसने ली याओ को कोई कदम उठाते नहीं देखा। इसके पीछे जितनी बड़ी शक्ति होगी, चिंताएं भी उतनी ही अधिक होंगी। शायद इस समय ली याओ और विनीना कहीं खड़े थे और ली यू जिस बड़े लड़ाकू विमान पर सवार थी उसे धीरे धीरे प्रकाश की धारा में बदलते हुए देख रहे थे और अपने दांत पीस रहे थे। ली यू, यह तुम्हारा पहली बार हवाई जहाज पर सफर है।
मार्शल आर्ट स्कूल तुम्हारा खर्चा चुका देगा, लेकिन अगली बार जब तुम हवाई जहाज पर सफर करोगी तो तुम्हें खुद ही इसका खर्च उठाना होगा। बड़े लड़ाकू विमान के सबसे ऊपरी मंजिल के स्टेटरूम में यांग हुई ने ली यू की ओर देखा और कहा, हुआक्सिया के 6 आधार शहरों से मुख्यालय हॉन्गनिंग बेस सिटी तक के टिकट की कीमत एक समान है। प्रति इकोनॉमी क्लास टिकट 10 मिलियन हुआक्सिया युआन और प्रति स्टेटरूम टिकट 20 मिलियन हुआक्सिया